Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. My name is Agha Shahriyar Khan. I welcome to all of you in today's session. I belong to the 40th CTP. I have been recently allocated in Pakistan and Audit and Account Service. Basically, I run the academy named CSS Brinri. और from the platform of CSS Brinri, हमने ये 2 दिन की जो CSS free online वर्कशॉप जो है ये हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे पास रजिस्टर्ड है वो भी और जो रजिस्टर्ड नहीं है वो भी उनके लिए हमने ये एक ऑर्गेनाइज की थी। इसके पीछे रीजन ये था कि न्यू इमर्जिंग टॉपिक्स जो कि करंट अफेयर्स के हों या पाकिस्तान अफेयर्स के हों या इंटरनेशनल रिलेशंस के हों, जो अभी कुछ 1 या 2 महीने में इमर्ज जो कि हमारे सामने आए हैं, हम उनको डिस्कस करें, एनालाइज करें, उसके ऊपर जो है वो आर्ग्यूमेंट्स अपने शेयर करें। आप जो उस पर एनालिसिस दे रहे हैं, आपके आर्ग्यूमेंट्स आप हमारे साथ शेयर करें। जो भी आप लोगों का उसके ऊपर क्वेश्चन है आप बताएं, हम उसको आंसर करेंगे। पहले हम आपको डिटेल लेक्चर देंगे इंशाल्लाह, और फिर आपका जो भी कोई क्वेश्चन होगा हम उसको आंसर करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर तमाम पहले पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन कर लें, फिर मैं अपना सेशन आराम से शुरू करता हूँ। इससे पहले मैं सेशन शुरू करूं, कुछ बातें आप लोगों को करा बता दूं कि डिकोरम किस तरह सेट करना है क्लास का। अच्छा जी, मैंने सबके माइक्स जो है वो म्यूट कर दी हैं। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो ड्यूरिंग द क्लास, पहला काम तो ये करें कि आप जो है वो साइट पर रजिस्टर कॉपी या पेन रख लें और उसके ऊपर वो क्वेश्चन लिख लें। इंशाल्लाह सेशन के एंड में जो है वो हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, तो आप आराम से वहां पर क्वेश्चन कर लीजिएगा। पहली बात। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझते हैं कि वो उस पॉइंट पर पूछना जरूरी है और तमाम लोगों को भी फायदा होगा अगर आपने वो क्वेश्चन पूछा, या आपको कोई चीज बिल्कुल समझ में नहीं आएगी अगर वो आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, तो आप चैट के थ्रू पूछ सकते हैं। जो लोग जूम पहली दफा इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं उनको ये बता दूं, यहाँ पर चैट का ऑप्शन है, तो आप चैट के थ्रू भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेरा ये होता है मेथडोलॉजी कि व्हेन देयर आर 10 to 12 क्वेश्चंस जब चैट्स में आ जाते हैं तो फिर मैं उसको एक साथ आंसर कर देता हूं। अच्छा, लास्ट पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि हम मगरिब की नमाज का जो है वो वक्फा लेंगे, यानी हमारा पहला सेशन ये होगा 5 to around 7 तक, फिर हम एक कोई 20 मिनट्स का ब्रेक लेंगे, फिर हमारा होगा 7:30 ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो पहला सेशन होगा हमारा 5 to 7, फिर हम 20 to 30 मिनट्स का ब्रेक लेंगे और फिर हमारा सेशन होगा नेक्स्ट सेशन, यानी दूसरी इसकी एपिसोड वो वहां पर होगी। ठीक है। अच्छा, पहले सेशन में यानी 5 to 7 में हम जो है वो अपना पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, दिस इज इमर्जिंग यूएस चाइना कोल्ड वॉर। सेकेंड सेशन में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे COVID-19 and declining democracy and liberal order and rising nationalism। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के लिए भी, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा जी, कल किस तरह हम करेंगे, आज पहला दिन है वर्कशॉप का। कल वर्कशॉप में क्या होगा, कल पहली वर्कशॉप का जो सेशन है उसमें इंशाल्लाह इंटरनेशनल लॉ की ओरिएंटेशन होगी। How to prepare the subject of international law in CSS from 6 वो टाइम मेंशन है, मैं आपको बता दूंगा वहां पर। देन जो है वो सेकंड एपिसोड के अंदर, यानी कल की वर्कशॉप की जो सेकंड क्लास है उसमें हम कुछ पाकिस्तान सेंट्रिक टॉपिक्स पढ़ेंगे और रीजन, पाकिस्तान का जो रीजन है यानी साउथ एशिया सेंट्रिक टॉपिक्स पढ़ेंगे, जिसमें कल का पहला टॉपिक होगा हमारे पास इंटरनेशनल लॉ के सेशन के बाद के राइजिंग ईरान चाइना रिलेशनशिप। फिर हमारा दूसरा टॉपिक होगा इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड इश्यूज ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान विद ब्रीफ हिस्ट्री। फिर हमारा टॉपिक होगा कि चेंज ऑफ पाकिस्तान मैप एंड इट्स इम्प्लीकेशन। और फिर लास्ट कल का टॉपिक होगा हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अगेंस्ट इट्स ट्रेडिशनल एलाय सऊदी अरबिया। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए थे, सब कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं, जुलाई अगस्त की सारी हैपनिंग्स हैं, इसमें कोई भी चीज पुरानी नहीं होगी। ठीक है जी, मैं समझ चुका हूं कि आप लोगों को सारी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा जी,
यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि मेरे एक और फ्रेंड मौजूद है, आपका सैयद फराज अली, जो कि मेरे साथ 48 कॉमन में भी है, ओएमजी से ताल्लुक है उनका, पीएमएस में भी है, यहाँ पर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट में होते हैं एज अ सेक्शन ऑफिसर। तो अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं फराज आप, तो काइंडली आप भी अपना वीडियो ऑन कर लें या माइक ऑन कर लें। मैं आपका माइक जो है वो, 1 मिनट रुके। अच्छा फराज, अब आप माइक जो है वो अपना अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं फराज, तुम्हारी अभी भी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम फराज, क्या हाल है? वालेकुम सलाम आगा शहरियार, मैं ठीक हूँ। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। इट्स अ अल्लाह का वंडरफुल। शुक्र, अल्लाह का शुक्र। पहली फर्स्ट ऑफ ऑल फराज, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। मुझे पता है कि तो आपका टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। इंशाल्लाह मैं ये भी चाहूंगा कि आप ये सेशन में मौजूद भी रहें और एंड में जो है वो कुछ कमेंट्स करें, एनालिसिस दें। खास तौर पे ये जो 2 टॉपिक्स हैं, क्योंकि आपकी अपनी एक्सपर्टीज भी जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस में है और करंट अफेयर्स के अंदर है, तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों के लिए कि हम सेशन के एंड में आपसे एक एनालिसिस करवाएं। स्टार्ट में भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, प्लीज। श्योर श्योर, यू कंटिन्यू और एट द एंड ऑफ द सेशन आई विल ऐड माय कमेंट्स और माय व्यू पॉइंट्स ऑन व्हाटएवर द टॉपिक इज। जाने जी फराज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, अब हम अपना सेशन जी बकायदा शुरू करते हैं। देयर आर 85 पार्टिसिपेंट्स माशाल्लाह से। तमाम लोग म्यूट हैं यहाँ पर। अच्छा, चलें जी, मैं एनोटेशंस को बंद कर देता हूं क्योंकि काफी बच्चे यहाँ पे मसला करते हैं। This is the name of our academy, CSS Brindwi. Our logo and our motto is wisdom, regal silence, and furious intelligence. 2 days free CSS online workshop. Again, मैं अपना introduction दे चुका हूँ. Discussing on emerging topics, particularly related to current affairs, Pakistan affairs, and international relations. Topics for today's session: US-China Cold War and the pandemic and declining democracy, liberal world order. Is there any hope for the revival of democracy at the global stage? बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोनों। आप खुद देखेंगे, एक थॉट प्रोवोकिंग सेशन होगा। आप लोग को बड़ा इंटरेस्ट आएगा जी, आप लोग को बड़ा इंटरेस्ट होगा इंशाल्लाह। और एक चीज की मैं यहाँ पे गारंटी देता हूँ, एट द एंड ऑफ द सेशन इंशाल्लाह यू विल फील डिफरेंट इन योर अंडरस्टैंडिंग। आपका इंटेलेक्चुअल होराइजन जो है वो इंशाल्लाह इंक्रीज होगा और एट द एंड ऑफ द सेशन आप कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे एज फार एज दीज टॉपिक्स आर कंसर्न, चाहे वो करंट अफेयर्स में आए या इंटरनेशनल रिलेशंस में आए या इवन एसए के अंदर भी क्यों ना आए। इमर्जिंग यूएस चाइना कोल्ड वॉर। द फर्स्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगा कि अपने आप से करूंगा बेसिकली कि व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस टॉपिक, व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस चाइना यूएस कोल्ड वॉर इन अगस्त 2020 एंड हाउ इज इट इंपॉर्टेंट फॉर सीएसएस 2021। किस तरह मैंने एंटीसिपेट किया। मैं अपने स्टूडेंट्स को जो मेरे साथ रजिस्टर्ड है, मैं उनको भी यही कह रहा होता हूं कि टॉपिक्स को एंटीसिपेट करो। क्यों मैंने ये टॉपिक सिलेक्ट किया आज की वर्कशॉप के लिए, या मैं ये क्यों समझता हूं कि ये टॉपिक जो है सीएसएस 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लुक एट द फॉरेन मैगजीन्स, रिनाउंड फॉरेन न्यूज़पेपर्स, क्या कहते हैं वो इसके बारे में, या कितनी इन है ये न्यूज, जरा चेक करते हैं। पॉम्पियो, यूएस वांट्स टू बिल्ड इंटरनेशनल कोलिशन अगेंस्ट चाइना। रिसेंटली अगस्त 2020 में आपके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के, माइक पॉम्पियो, उन्होंने एक बिग स्टेटमेंट दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स वांट्स टू बिल्ड इंटरनेशनल कोलिशन
global coalition against China. It is a big statement. ये एक बिग स्टेटमेंट है कि आप एक इंटरनेशनल कोलिशन की बात कर रहे हैं एक कंट्री के अगेंस्ट. ये वही कोल्ड वॉर लाइक मेंटेलिटी है कि आप दुनिया को बाइफरकेट करने जा रहे हैं दो ब्लॉक्स के अंदर. आई एम जस्ट डिस्कसिंग कि व्हाई दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. मैंने क्यों रियलाइज किया ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. पहली चीज, जुलाई 2020 सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो स्टेटमेंट, वेरी बिग स्टेटमेंट that US wants to establish an international coalition against China. Second happening ji, July 24, 2020, United States closed China's consulate in Houston, and in retaliation, China orders US to shut Chengdu consulate. दोनों ने एक दूसरे के कॉन्सुलेट्स को क्लोज करना शुरू कर दिया है. दोनों ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कम करना स्टार्ट कर दिया है. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हैपनिंग. अगर आप लोगों की इन सब चीजों के ऊपर नजर है तो न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट कर रहा हूं मैं. थर्ड हैपनिंग जी, चाइना इम्पोज टिट फॉर टेट सैंक्शंस ऑन 3 अमेरिकन लॉयर्स. डोनाल्ड ट्रंप ने एक हांगकांग का सिक्योरिटी लॉ से रिलेटेड एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया और उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू चाइना की फर्म्स के ऊपर, चाइना की इंडस्ट्रीज के ऊपर और चाइना के कुछ इंडिविजुअल्स के ऊपर उन्होंने उनको सैंक्शन किया, बैन किया. इन रिटेलिएशन चाइना ने उनके ऑफिशियल्स को बैन किया. अगेन वेरी इंपॉर्टेंट हैपनिंग रिपोर्टेड बाय न्यूयॉर्क टाइम्स. लास्ट कुछ चीजें जो ये हमें बता रही हैं कि यस, यूएस एंड चाइना आर ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स कोल्ड वॉर और हैज ऑलरेडी एंटर्ड इनटू अ कोल्ड वॉर. न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया जी जुलाई 2020 में कि कॉट इन आइडियोलॉजिकल स्पाइरल, यूएस एंड चाइना ड्रिफ्ट टुवर्ड्स कोल्ड वॉर. डिप्लोमेट आपका कोट कर रहा है, यूएस एंड चाइना कोल्ड वॉर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. These all developments, these all happenings, events हमें ये बताते हैं कि यूएस एंड चाइना के दरमियान जो स्ट्रेन रिलेशंस थे वो मजीद खराबी की तरफ गए हैं. COVID-19 has played the role of accelerant in deteriorating the relation of US-China, and both the countries have entered into a cold war, a new cold war, or a cold war of 21st century. That is why the happenings of the past 2 months made this topic very important, particularly to discuss with the aspirants of CSS and PMS, and therefore I selected this topic for today's session. पहले मैंने आपको इसकी इंपॉर्टेंट बतानी थी कि क्यों है इसकी इंपॉर्टेंस, क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं. काफी बच्चे ये भी सोच रहे होंगे ना, सर ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, सर कोई और टॉपिक क्यों नहीं डिस्कस कर रहे. तो ये है उसकी वजह. अच्छा जी, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ. फर्स्ट, बिफोर डिस्कसिंग द चाइना यूएस कोल्ड वॉर, मैं चाहूंगा कि हम डिस्कस करें व्हाट इज कोल्ड वॉर इज ऑल अबाउट. ठीक है, व्हाट इज कोल्ड वॉर, डेफिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर. आई नो कि आप में से जो इंटरनेशनल रिलेशंस के बच्चे होंगे उनको कोल्ड वॉर की डेफिनेशन पता होगी, दे नो व्हाट इज कोल्ड वॉर इज ऑल अबाउट. बट यहाँ पर जो करंट अफेयर्स के स्टूडेंट्स हैं या जो बिल्कुल एमेच्योर हैं, जिन्होंने बिल्कुल प्रिपरेशन शुरू नहीं की, वो जो है उनको कोल्ड वॉर के बारे में पता नहीं होगा. तो मैं चाहता हूं कि उनको भी जो है वो कोल्ड वॉर पता चले कि बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी के पीछे क्या है, what is mean by Cold War. So Cold War is a state of tensions between countries in which each side adopts policies designed to strengthen it and weaken the other by falling short of actual war. ये आपकी हॉट वॉर नहीं होती, यहां पर डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन नहीं होती. यहाँ पे सर्टेन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और आइडियोलॉजिकल पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाता है और दूसरे को इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल स्फीयर के अंदर
काउंटर किया जाता है, अपने आप को स्ट्रेंथन किया जाता है और अगले को वीकन किया जाता है। कभी भी डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं होती कोल्ड वॉर के अंदर। यस, प्रॉक्सीज हो सकती हैं, प्रॉक्सी वॉर हो सकती है। प्रॉक्सी वॉर का मतलब यह होता है कि आप दूसरी स्टेट्स के थ्रू या दूसरे नॉन एक्टर्स के थ्रू आप अपने स्ट्रेटेजिक डिजाइन को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करें। ठीक है जी। अच्छा, कोल्ड वॉर इज a state of conflict between nations that does not involve the direct military action, but it's pursued primarily through economic, political actions, propaganda, acts of espionage, or proxy war waged by surrogates. The term is commonly used to refer Soviet American Cold War of 1947 to 1991. अगेन वही डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई। इससे पहले कोल्ड वॉर हो चुकी है जी, बिल्कुल हो चुकी है। इससे पहले पूरा आपका 1947 से लेके 1991 का जो एरा था, उसको हम मार्क करते हैं द कोल्ड वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन। उसमें वो कोल्ड वॉर थी आपके पास कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की, फ्री एंटरप्राइज विच टोटलिटेरियनिज्म की, ठीक है, लिबरल ऑर्डर और बेसिकली कम्युनिस्ट ऑर्डर की एक आपस में कोल्ड वॉर थी। ठीक है, तो आपको पहले समझाना था कि कोल्ड वॉर है क्या। अच्छा, करंटली ये टर्मिनोलॉजी किन किन के लिए इस्तेमाल होती है? करंट कोल्ड वॉर की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है यूएस चाइना के लिए और इस्तेमाल होती है जी सऊदी अरब और ईरान के लिए। अगर आप सऊदी अरब और ईरान को भी देखें तो वहां पे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं है, वो भी नॉन स्टेट एक्टर्स के थ्रू और डिफरेंट स्टेट्स के थ्रू अपने डिजाइन्स को मिडिल ईस्ट में प्रमोट कर रहे होते हैं। ईरान जो है वो 3H के थ्रू कर रहा होता है, होतीस, हमास और हिजबुल्ला। सऊदी अरब जो है वो थ्रू गवर्नमेंट भी कर रहा होता है, चाहे वो मंसूर हादी की गवर्नमेंट हो या फिर जीसीसी के थ्रू हो। तो ये वहां पर भी एक कोल्ड वॉर चल रही है। और चाइना यूएस की कोल्ड वॉर तो आपके सामने है ही इंशाल्लाह, जिसको हम आज पूरी डिटेल में स्टडी भी करेंगे। इससे पहले कि मैं कोल्ड वॉर, कंटेम्परेरी कोल्ड वॉर को डिस्कस करूं, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम हिस्ट्री में भी चले जाए, थोड़ा सा इंटरेस्ट करूं, थोड़ा सा हम जो है वो हिस्ट्री में भी जाएं और थोड़ा सा हम जो है वहां पर भी डिस्कस करें। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोल्ड वॉर। इससे पहले की जो कोल्ड वॉर है जरा उसको देख लें वो क्या थी, ताकि हम उससे कंपैरिजन भी कर पाए। ये जो थोड़ा सा पोर्शन है ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है। जो करंट अफेयर्स के बच्चे हैं वो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोल्ड वॉर में ना भी जाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कोल्ड वॉर एरा था हमारे पास 1947 टू 1991 का। एक्टर्स थे हमारे पास टू ग्लोबल पावर्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन। कंपटीशन था हमारे पास कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का, लिबरल ऑर्डर वर्सेस टोटलिटेरियन सिस्टम का एंड डेमोक्रेसी वर्सेस सोशलिज्म का। कॉन्टोर्स थे उस कोल्ड वॉर में हमारे पास आइडियोलॉजिकल, पॉलिटिकल और मिलिट्री। इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो उस कोल्ड वॉर पे हमारा लेक्चर हो जाएगा, बट मैं आपको बता रहा हूं कि हिस्ट्री के अंदर कैसा था। थिएटर्स हमारे पास वहां पे कौन कौन से थे? कोरियन वॉर 1950s की, वियतनाम वॉर 1960s का, अफगान जात 1980s का। इसके अलावा भी कई इंसिडेंट्स थे लाइक U2 इंसिडेंट्स, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ठीक है जी, तो ये हमारी थी ओल्ड कोल्ड वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन। आखिर में जो है वो सोवियत यूनियन को लॉस होता है, बेसिकली सोवियत यूनियन लॉस द कोल्ड वॉर एंड द यूनाइटेड स्टेट्स वॉन, और फिर एक न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर बनता है 1990s के अंदर। उस डिटेल में अभी हमने नहीं जाना, ठीक है, ये मैं आपको कंपैरिजन करता रहूंगा। काइंडली चैट्स में जो है वो आप लोग आपस में बातें ना करें,
ठीक है, आप लोग काइंडली प्रेजेंट रहे, रिकॉर्डिंग के चक्कर में ना रहे, काइंडली प्रेजेंट रहे लेक्चर के अंदर। पता नहीं रिकॉर्ड हो भी रहा है, नहीं हो रहा, कभी कभी फाइल भी जो है वो नहीं आ पाती, नहीं अपलोड हो पाती, तो काइंडली प्रेजेंट रहे लेक्चर के अंदर और डिस्टर्ब ना करें। थैंक यू जी। कंपैरिजन, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज and dissimilarities between old Cold War and the contemporary Cold War between US and China. Similarities की बात कर लेते हैं। First one जी, US rival China rivalry is between the world's two most powerful states. पहले भी दुनिया की दो पावरफुल स्टेट्स के दरमियान कोल्ड वॉर थी, यूनाइटेड स्टेट्स एंड सोवियत यूनियन। आज भी जो है वो दुनिया की दो मोस्ट पावरफुल स्टेट्स के दरमियान इमर्जिंग कोल्ड वॉर है, यूएस और चाइना। पहले भी जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी और कम्युनिज्म के बीच में थी। आज भी एक तरफ लिबरल डेमोक्रेसी है, दूसरी तरफ कम्युनिज्म तो नहीं है, लेकिन जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। To a certain extent, yes, similar to a communism, but socialism with Chinese characteristics. Again, it is the battle for the supremacy, it is the battle of the domination, it is the battle of the hegemony on the international system. Again, it will be multi-decade. Similarly, bifurcate होता जाएगा। जिस तरह ये कोल्ड वॉर भी आगे की तरफ बढ़ती जाएगी, आप देखेंगे दुनिया में बाइफर्केशन होती चली जाएगी। आपको शार्प दो पोल्स इमर्ज होते हुए दिखाई देंगे। एक तरफ यूएस का पोल होगा और एक तरफ जो है वो जो पावर सेंटर होगा वो चाइना का पावर सेंटर होगा। ठीक है जी। डिससिमिलैरिटीज क्या है? पहले रशिया था, उसकी जगह चाइना आ गया है। पहले जो था मिलिट्री कोल्ड वॉर का कंपटीशन, वो पॉलिटिकल और मिलिट्री डोमेन्स में ज्यादा था, क्योंकि पहले यूएस और सोवियत यूनियन की जो इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस थी वो बहुत कम थी। अब जो न्यू कोल्ड वॉर है उसके जो इन्वॉल्वमेंट है, कंटोर्स हैं, डायमेंशंस हैं, वो आपको इकोनॉमिक में, टेक्नोलॉजिकल स्फीयर के अंदर बहुत नजर आएंगे। नाउ द कॉन्टेक्स्ट इज mainly the context in economic sphere and technological sphere. यहां पर आइडियोलॉजिकल डोमेन वाला पॉइंट जो है, आइडियोलॉजिकल डोमेन वाला हिस्सा जो है वो थोड़ा कम है एज कंपेयर टू द ओल्ड कोल्ड वॉर। ठीक है जी। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, कुछ सिमिलैरिटीज थी बिटवीन करंट कोल्ड वॉर एंड द कोल्ड वॉर बिटवीन यूएस एंड द सोवियत यूनियन। अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं कोल्ड वॉर के ऊपर, जो है चाइना वर्सेस यूएस की कोल्ड वॉर। मैंने जैसे कि पहले बताया, रीसेंट हैपनिंग्स की वजह से हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसने इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट कर दिया है। क्या हुआ जी? जुलाई एंड अगस्त में जरा एक्शन चेक करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज इम्पोज सेक्शन ओवर प्यूनिटिव पॉलिसीज इन हांगकांग। इसको पूरा मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि हांगकांग का न्यू लॉ क्या था और ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके क्या सैंक्शंस लगाए। इट टुक न्यू मेजर्स टू सफोकेट चाइनीज इनोवेशन। टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर एक न्यू डोमेन नजर आ रहा है हमें। इट चैलेंज चाइनाज क्लेम्स इन साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी के अंदर जो दोनों का क्लैश था वो मजीद इंटेंसिफाई होता जा रहा है, पूरा डिस्कस करेंगे। And the president signed into a law a bill to punish Chinese officials और institutions को भी पनिश किया गया, सैंक्शन किया गया जुलाई एंड अगस्त 2020 के अंदर। रिटेलिएशन क्या आई? रिटेलिएशन सुने, चाइना फॉरेन मिनिस्ट्री का स्टेटमेंट सुने, पर्टिकुलरली द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना मिस्टर वैंग। उन्होंने यूएस को स्टेटमेंट दिया। ये देखिए एक्सचेंज ऑफ बार्ब्स है, ये एक्सचेंज ऑफ व्यूज है, जिसके थ्रू साफ नजर आ रहा है कि देयर इज अ कोल्ड वॉर इमर्जिंग बिटवीन यूएस एंड चाइना। स्टेटमेंट सुने जी। द करंट चाइना पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट
is based on ill-informed strategic miscalculation and fraud with emotions and whims and McCarthy's bigotry. It seems that if every Chinese investment is politically driven, every Chinese student is a spy, and every corporation initiative is schemed with a hidden agenda. चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो एक कोल्ड वॉर की मेंटालिटी में रह रहा है. यूनाइटेड स्टेट्स वही चीजें कर रहा है जो उसने कुछ 1940 से लेकर 1990 तक सोवियत यूनियन के साथ किया था, कि जिसमें उसने हर चाइनीज इन्वेस्टमेंट को समझ रहा है कि वो पॉलिटिकली ड्रिवन है. उसका बेसिकली एजेंडा यह है कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस शो कर रहा है. ऐसी बात नहीं है. चाइना इज ऑफ द व्यू कि जो हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं आइदर थ्रू BRI, थ्रू CPEC और जो है वो हम अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इट इज अबाउट इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इट इज अबाउट प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट. बट यूएस का ये कहना है नो, इट हैज अ पॉलिटिकल एजेंडा एंड चाइना ट्राइज टू रिप्लेस यूएस एज अ ग्लोबल पावर. दैट्स व्हाई उन्होंने चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री कहते हैं कि ऐसा यूएस हमारे हर इन्वेस्टमेंट को पॉलिटिकली ड्रिवन देखता है, हमारे हर स्टूडेंट को स्पाई समझता है, हमारी हर कॉर्पोरेशन को एक स्कीम समझता है. ठीक है, ये वही कोल्ड वॉर वाली मेंटेलिटी है. द स्टेटमेंट फ्रॉम चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, पर्टिकुलरली मिस्टर वैंग ली. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. कॉन्टोर्स ऑफ यूएस चाइना कोल्ड वॉर, डायमेंशंस ऑफ यूएस चाइना कोल्ड वॉर. क्या क्या कॉन्टोर्स हैं यूएस चाइना कोल्ड वॉर के, कौन कौन से स्फीयर्स के ऊपर ये कोल्ड वॉर लड़ी जा रही है, कौन कौन सी इसकी डायमेंशंस है. नंबर 1 जी, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर बिटवीन यूएस एंड चाइना. यूएस ट्राइज टू डिनाई हाई टेक्नोलॉजी टू चाइना. पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा. सेकंड पॉइंट, सेकंड कंटोर, सेकंड डायमेंशन, सेकंड डोमेन is trade war. It is all about money, markets and supremacy. Third contour is political front, political rivalry. अब आप उसमें चाहे कोविड-19 के दौरान एक्सचेंज ऑफ बाप्स को एनालाइज करें या हांगकांग क्राइसिस के ऊपर आप एक रिफ्ट देखें रिलेशंस के अंदर, वो पॉलिटिकल फ्रंट है. The fourth one is strategic front. It is all about China's Belt and Road Initiative versus US Indo-Pacific Policy and Blue Dot Network. अब वो चाइना का BRI क्या है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे चल के, और यूएस की इंडो पैसिफिक पॉलिसी और ब्लू डॉट नेटवर्क है क्या उसको स्टडी करेंगे. देन जी क्लैश एट इंटरनेशनल फोरा के ऊपर है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस का, यूनाइटेड स्टेट्स का चाइना को क्रिटिसाइज करना हो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज करना हो कि वो चाइना को प्रायोरिटी दे रहा है, चाहे यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स जो उनका काउंसिल है वहां पर एक रेजोल्यूशन लेकर जाना हो जिसके खिलाफ अगेंस्ट चाइना सिक्योरिटी लॉ इन हांगकांग. तो ये 5 कॉन्टोर्स हैं इस टाइम चाइना यूएस कोल्ड वॉर के. We are going to discuss these contours, these dimensions, these spheres, these domains one by one in our first class of this workshop अगस्त 2020 के अंदर जी. टेक्नोलॉजिकल वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी यूएस के लिए भी या चाइना के लिए भी. Why technology is always considered important, particularly in the strategic competition among states. क्यों है जी, थोड़ा सा हम हिस्ट्री में चले जाते हैं, आपको बताते हैं कि टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरह स्टेट्स ने अपना स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को, अपने स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट को इंक्रीज किया है. आप
अमेरिकन सिविल वॉर पे चले जाए, आप न्यू वर्ल्ड यानी अमेरिकन कॉन्टिनेंट जब स्टार्ट हुआ था, आप उस दौर में चले जाए, यानी मैं 18th सेंचुरी की बात कर रहा हूं। वहां पर आप देखेंगे थ्रू द टेक्नोलॉजी ऑफ गन पाउडर, गन पाउडर की टेक्नोलॉजी के थ्रू एंग्लो सैक्सन ने पूरे न्यू वर्ल्ड को वहां पर उन्होंने डोमिनेट किया, उसको ऑक्युपाई किया। वहां के जो लैटिन अमेरिकन थे या रेड इंडियंस थे, उनके ऊपर समझे उनको तकरीबन डेवस्टेट और एनिलेट कर दिया थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। अगेन फिर आप अगर अपने कॉन्टिनेंट की बात कर लें, अगर आप ग्रेट ब्रिटेन की बात कर लें, अगेन आपको यूज ऑफ गन पाउडर नजर आएगा, थ्रू विच ग्रेट ब्रिटेन डिफीटेड ऑल द मेजर पावर्स इन द सब कॉन्टिनेंट, चाहे वो मुगल्स हो या मराठाज हो या मैसूर्स हो या सिख्स हो। इन चारों को जो डिफीट किया आपके ग्रेट ब्रिटेन ने, उसके पीछे भी जो टेक्नोलॉजी का पार्ट था या टेक्नोलॉजी की रिस्पॉन्सिबल थी, उसका एरिया बहुत ज्यादा था, उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है टेक्नोलॉजी की। आपको एंग्लो सैक्सन्स वहां पर रेड इंडियंस को हराते हुए नजर आएंगे, पूरा न्यू वर्ल्ड को ऑक्युपाई करते हुए नजर आएंगे थ्रू टेक्नोलॉजी। आपको ग्रेट ब्रिटेन नजर आएगा आपको 19th सेंचुरी के अंदर सब कॉन्टिनेंट के अंदर थ्रू द यूज ऑफ गन पाउडर के थ्रू, चाहे वो सिख्स हो, मराठाज हो, मुगल्स हो या मैसूर्स को, उनको डिफीट करता हुआ नजर आएगा, अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाता हुआ नजर आएगा सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। देन आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर लें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर लें, एटॉमिक वेपन्स, यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट टाइम यूज एटॉमिक वेपन्स इन ऑन द टू सिटीज ऑफ जापान, Nagasaki and Hiroshima, August 6 and August 9। टेक्नोलॉजिकल डोमेन, टेक्नोलॉजी नहीं होती तो शायद जापान को उस वक्त डिफीट करना मुश्किल हो जाता, या कम से कम वो वर्ल्ड वॉर को वहां पर रोकना मुश्किल हो जाता। देन आप कोल्ड वॉर के पूरे एरा के अंदर आ जाए, कोल्ड वॉर में अगेन आपको टेक्नोलॉजी की जो है वो क्लैश नजर आ रहा होगा, चाहे वो स्पेस रेस हो सोवियत यूनियन या यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान, या वो न्यूक्लियर रेस हो, ठीक है, या वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो, मिर्फ टेक्नोलॉजी हो। तो ये टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट जो है वो हमेशा से स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में इंपॉर्टेंट रहा है। दैट्स व्हाई अभी भी जो करंट कोल्ड वॉर है उसमें टेक्नोलॉजिकल एलिमेंट, टेक्नोलॉजिकल डोमेन इज ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस। इसको डिस्कस करना जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है जी। तो मैंने आपको बताया व्हाई टेक्नोलॉजिकल वॉर बिटवीन यूएसए एंड चाइना, व्हाई टेक्नोलॉजी इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा हिस्टोरिकल आपको एनालिसिस दिया। आगे बढ़ेंगे। अब यूएस और चाइना के बीच में क्या कंपटीशन है? यूएस और चाइना के बीच में जो टेक्नोलॉजिकल वॉर है इज बेसिकली रिवॉल्व अराउंड 5G। ठीक है, इट इज द कंपटीशन ऑफ 5G। अब थोड़ा सा ये समझें कि 5G के ऊपर इतनी इंटेंस फाइट क्यों है, ये मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। अगेन कोई चीज डिस्टर्ब कर रहे हैं, देखिए जी, जिसको आवाज नहीं आ रही ये उनका अपना मसला है, तो काइंडली यहां पर बार बार बोल के मुझे डिस्टर्ब ना करें, ना पार्टिसिपेंट्स को डिस्टर्ब करें। ठीक है जी, जिसको आवाज नहीं आ रही काइंडली सब्र करें, आपको आवाज आ जाएगी। यू आर बेसिकली ब्रेकिंग द मोमेंटम ऑफ द होल लेक्चर। अच्छा जी, मैं बता रहा था टेक्नोलॉजिकल डोमेन के अंदर यूएस और चाइना की जो पूरी फाइट है, पूरी क्लैश है या राइवलरी है, वो सराउंड कर रही है 5G के ऊपर। आप यहां पे डिप्लोमेट की न्यूज भी देख रहे होंगे, द ग्लोबल वॉर फॉर 5G हीट्स अप। मैं बताना ये चाहता हूं कि 5G इंपॉर्टेंट आखिर है क्यों। दिस इज द आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर्स। ये चीज कहलाती है जी इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक फिनोमेना है जो 5G के थ्रू रेवोल्यूशनाइज हो जाएगा और इंप्लीमेंट हो जाएगा। एंड व्हाट इज ऑल अबाउट इंटरनेट ऑफ थिंग्स? इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब ये होता है यू कैन कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग थ्रू इंटरनेट। In other words, each and everything
is connected on the internet, is connected to the one domain या one server. आप घर आए, आपने घर का दरवाजा भी जो है वो बटन दबा के ऑन किया इंटरनेट के थ्रू, आपने एसी भी इंटरनेट के थ्रू ऑन किया, आपने घर बैठकर जो है वो ऑफिस का जो वहां का एसी है या कंपार्टमेंट से या जो भी स्ट्रक्चर है आप उसको इंटरनेट से कंट्रोल कर रहे हैं। आप इंडस्ट्रीज को आपस में ऑटोमेट किया हुआ है, आप उसको इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। मिलिट्री स्ट्रेटेजिक डोमेन्स हो, इंडस्ट्रीज हो, ऑटोमेशन हो, आपकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो, आपकी बिजनेस इंडस्ट्री हो, each and everything is connected through internet through a one big server. ये चीज कहलाएगी इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इसको पुश करेगी, इसको रेवोल्यूशनाइज पे लेके जाएगी, इसको जो इंप्लीमेंट कराने में काम आएगी वो है 5G टेक्नोलॉजी। सो दैट इज वाई जो 5G टेक्नोलॉजी में अहेड होगा दूसरों से, जो 5G टेक्नोलॉजी में आगे होगा, उसकी डोमिनेंस है पूरी दुनिया के ऊपर। उसके पास डेटा होगा, ठीक है, बोला जाता है डेटा इज द न्यू ऑयल ऑफ 21st सेंचुरी। डेटा कितना इंपॉर्टेंट है या आप सोच भी नहीं सकते। किसी ने अगर युवा नोआ हरारी को पढ़ा है, उसकी बुक सेपियंस को या 21st लेसन फॉर 21st सेंचुरी को, उसको पता है कि आप डेटा से कितनी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, डेटा आपका बताता है कि आपकी प्रोक्लिविटी क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपकी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन क्या है, आपकी सोशल इंक्लिनेशन क्या है, इवन आपकी जो है वो आपको डिजीज कौन से है, आपकी फैमिली, आपकी इनकम कितनी है। इट इज ऑल अबाउट डेटा। ईच एंड एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन डेटा आजकल की दुनिया में। और जब 5G होगा तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की तरफ आप मूव करेंगे, तो जो भी कंट्री 5G में अहेड होगा, 5G की टेक्नोलॉजी को उसके पास होगी, उसकी डोमिनेंस होगी पूरी दुनिया में। बेसिकली उसके पास डाटा होगा। ठीक है, डाटा की इंपॉर्टेंस अभी मैं आपको मजीद बता दूं। किसी को अगर याद हो कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल 2017 का, जिसमें फेसबुक ने जस्ट बिफोर द यूएस इलेक्शंस डाटा सेल किया था कैम्ब्रिज एनालिटिका नामी फर्म को, और उसने उस डाटा को यूज करते हुए यूएस का इलेक्शन 2016 का इन्फ्लुएंस किया था उसको। सेम इज द केस विद एडवर्ड स्नोडन की रिवोल्यूशन। एडवर्ड स्नोडन यूएस की सिक्योरिटी एजेंसी का एक मेंबर था, उसने वहां से कुछ लीक्स की थी जिससे ये पता चल रहा था कि यूएस किस तरह सर्विलेंस कर रहा होता है दुनिया में। ठीक है, तो अभी तो यूएस की हेजेमनी है डाटा के ऊपर। पूरी जो सिलिकॉन वैली है वो एक तरह से हेजेमन है। लेकिन अगर चाइना 5G में आगे चले जाता है, जो कि उसने दिखाया है थ्रू इस टेक्नोलॉजिकल फर्म नेम हवाई, हवाई के थ्रू वो एक डोमिनेंस लेने की कोशिश की है। दैट्स व्हाई देयर इज द क्लैश इन ऑन द 5G डोमेन। फिर वो क्लैश होता नजर आता है हमें, ग्लोबल वॉर फॉर 5G हीट्स अप। सही है जी। अच्छा, अब यहां पर 5G के ऊपर क्लैश तो स्टार्ट हो गई। अब यूएस कर क्या रहा है? यूएस इज बेसिकली ट्राइंग टू डिनाई हाई एंड टेक्नोलॉजी टू चाइना। वो चाह रहे हैं कि चाइना के पास हाई एंड टेक्नोलॉजी ना जाए। यस, चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता रहे, चाइना जो है लो एंड प्रोडक्ट्स बनाता रहे, बट हाई एंड टेक्नोलॉजी का डिनाइल हो चाइना के पास। दूसरा पॉइंट यह है कि यूएस चाहता है कि जो उसके एलाइज है, चाहे इंडिया है, इंग्लैंड है, आपका जो है फ्रांस है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, ये तमाम एलाइज जो है, ये जो अपने 5G नेटवर्क सिस्टम्स को बिल्ड कर रहे हैं, उसमें चाइनीज इन्वॉल्वमेंट को बिल्कुल खत्म कर दे या मिनिमम कर दे। ठीक है, ये तमाम कंट्रीज जो अपने 5G नेटवर्क सिस्टम बना रहे हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी चीज के ऊपर मूव कर रहे हैं, उसमें चाइनीज इन्वॉल्वमेंट जो है, चाइनीज की हुआई फर्म की जो इन्वॉल्वमेंट है, उसको बिल्कुल खत्म कर दे या लिमिट कर दे। हम देखते हैं किस तरह। ये देखें जी, ब्रिटेन फाइनली सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द यूएस प्रेशर। अभी अगस्त 2020 की न्यूज है जी। यूएस ने प्रेशर डाला ब्रिटेन के ऊपर, उसका अपना एलाय। एट द एंड टाइम ब्रिटेन ने बोला कि हम चाइना को अपने 5G का जो हम नेटवर्क बना रहे हैं उसका हिस्सा नहीं बनाएंगे।
UK bars Hawaii for 5G as tech battle between China and the West escalates. मना कर दिया उसने कि हम चाइनीज इन्वॉल्वमेंट नहीं आने देंगे अपने 5G सिस्टम में. रीजन अमेरिकन प्रेशर, अमेरिकन इन्फ्लुएंस, अमेरिकन लेवरेज ऑन द यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन. Same is the case with France. July 2022. France limits on Hawaii 5G equipment amount to de facto ban by 2028. लिमिट कर दिया जी हवाई की इन्वॉल्वमेंट अपने 5G सिस्टम के अंदर. अगेन ये स्प्लिट नजर आ रही है आपको कोल्ड वॉर में. जैसे सोवियत यूनियन और यूएस के दरमियान कोल्ड वॉर की एक पर्टिकुलर स्प्लिट था. एक तरफ वेस्टर्न कैंप था, एक तरफ जो है वो कम्युनिस्ट कैंप था. यहां पर भी आहिस्ता आहिस्ता आपको बाइफर्केशन नजर आ रही है. एक तरफ ये कंट्रीज हैं जो लिमिट कर रहे हैं अपना इन्फ्लुएंस, चाइनीज इन्फ्लुएंस अपने कंट्रीज के ऊपर, उनकी इन्वॉल्वमेंट 5G सिस्टम के ऊपर. दूसरी तरफ आपको कंट्रीज नजर आएगा लाइक पाकिस्तान, जो कि जहां पर ऑप्टिकल फाइबर फ्रॉम जिंगजियांग टू इस्लामाबाद वो थ्रू सीपैक में जो है वो चाइना बनाएगा. तकरीबन $40 मिलियन का प्रोजेक्ट है. मुझे कॉफी दे दीजिएगा ब्लैक बस. ठीक है जी. तो वहां पर मैं बोल रहा था कि एक तरफ आपको वेस्टर्न कंट्रीज नजर आ रहे हैं जो चाइनीज के इन्फ्लुएंस को लिमिट कर रहे हैं. दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज जो चाइना का ऑप्टिकल फाइबर बोल रहे हैं कि आप जिंगजियांग से लेके इस्लामाबाद तक वो स्टैब्लिश करेंगे और उसके थ्रू जो है वो ना सिर्फ हमारे मुल्क में जो है वो इंटरनेट की पेनिट्रेशन बढ़ेगी, बैंडविड्थ भी बढ़ेगी और दूसरे स्ट्रेटेजिक रीजंस भी है उसकी वजह से. सो इट इज अ बाइफर्केशन in the new Cold War, technological war. Same is the case with Germany. अभी तक जर्मनी ने डिसीजन नहीं लिया. देखिए आपको चाइना रिक्वेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है कि नॉट टू शट आउट इट बिल्डिंग 5G नेटवर्क्स, कि काइंडली हमारी इन्वॉल्वमेंट को लिमिट ना करें. जुलाई 31, 2020 Reuters की न्यूज. So it is basically a war, it is basically a technological clash in 5G network and इंटरनेट ऑफ थिंग्स. क्यों है पूरा आपको एक्सप्लेन किया. सेकंड क्या हो रहा है जी इसके अंदर, एक तो 5G नेटवर्क्स के ऊपर क्लैश है. सेकंड यूएस क्या कर रहा है, यूएस ये काम कर रहा है कि यूएस जो है वो सेमीकंडक्टर की सेल जो है वो लिमिट कर रहा है चाइना के पास. सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स वो मटेरियल है जो हाई टेक्नोलॉजी की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, चाहे वो प्रोसेसर्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रोबोट्स हो, उनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो रहा है, होता है. तो यूएस ने क्या किया, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो इस वक्त सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री से जाते हैं वो बेसिकली ताइवान से जा रहे होते हैं. तो TSMC जो है ताइवान सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन, यूएस ने उसको प्रेशर किया कि वो अपनी सेल जो है वो चाइना की जो है वो सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन को लिमिट कर दे ताकि चाइना जो है वो हाई टेक प्रोडक्ट्स ना बना पाए. देखिए द रिजल्ट ऑन May 15 डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इंट्रोड्यूस न्यू एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स दैट प्रिवेंट्स SMIC. अब ये SMIC क्या है, सेमीकंडक्टर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, जो कि चाइना की एक इंडस्ट्री है जो कि दूसरों से सेमीकंडक्टर खरीदती है, इंपोर्ट करती है और अपनी कंट्री के अंदर उसको बेचती है और हाई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ताकि वहां पर बनाए जाए. उसके एक्सपोर्ट्स को यूएस ने लिमिट किया. ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इक्विपमेंट यूज हो रही थी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर फॉर हवाई. द चाइनीज टेक्नोलॉजिकल डाइन एट सेंट्रल स्टेज इन द टेक्नोलॉजिकल कोल्ड वॉर. सही है. तो एक तरफ तो आप अपने एलाइज को बोल रहे हो कि आप चाइना को आने ना दो, चाइना का लेवरेज इन्फ्लुएंस अपने 5G नेटवर्क के अंदर लिमिट कर दो. दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं, वो जो मटेरियल हाई टेक प्रोडक्ट्स के अंदर यूज हो रहा है, आप अपने कंट्रीज जो आपके एलाय हैं उन पे आप प्रेशर करके बोल रहे हैं कि वो चीजें उनको एक्सपोर्ट ना की जाए. एग्जाम्पल, आपने ताइवान की इंडस्ट्री TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन को आपने उसके सेल्स को लिमिट करवाया टू जो है वो SMIC, सेमीकंडक्टर इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, चाइना को. ये पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए सबको.
अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। अगेन इंडिया इज ए स्ट्रेटेजिक पार्टनर, strategic ally of US. July 29, 2020, Economic Times reports India banned 59 Chinese apps including TikTok, WeChat and Hilo. अगेन यहां पर जो है वो इन्फ्लुएंस को लिमिट किया गया। चाइना की जो टेक्नोलॉजिकल लेवरेज है उसको अपने कंट्री के ऊपर जो है वो उसको लिमिट किया गया। इंडिया ने 59 चाइनीज एप्स को ब्लॉक किया अपने मुल्क के अंदर। टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, टेक्नोलॉजिकल डोमेन में साफ आपको कोल्ड वॉर नजर आ रही है। इससे अच्छी एग्जांपल, इससे अच्छी जो है वो मैं एक्सप्लेनेशंस आपको दे नहीं सकता। मैं आपको आर्टिकल्स के साथ बता रहा हूं ताकि कल को आप इसको पढ़ना भी चाहें तो आप पढ़ सके। ठीक है। एट द एंड यूएस ने खुद भी ये फैसला किया। अगस्त 5, 2020 को ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन announced on Wednesday it was stepping up efforts to purge untrusted Chinese apps from US digital networks and called the own short video app TikTok and messenger app WeChat कि हम भी TikTok और WeChat को ब्लॉक करेंगे क्योंकि चाइना इन एप्स के थ्रू सर्विलेंस कर रहा होता है दुनिया में। सही है जी, ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? क्लियर हो गया? क्या मैंने आपको बताया टेक्नोलॉजिकल डोमेन में? पहले तो मैंने ये आपको बताया कि टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट होती क्यों है। मैंने आपको 18th सेंचुरी की एग्जांपल दी, यूएस में जो पूरी आपने जो एंग्लो सेक्सन का इन्फ्लुएंस हुआ न्यू वर्ल्ड के अंदर। देन मैंने सब कॉन्टिनेंट की आपको एग्जांपल दी, किस तरह ब्रिटेन ने मैसूर्स को, मराठास को, मुगल्स को और सिख्स को यहाँ पर आ रहा है थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। देन कोल्ड वॉर की बात की। देन मैंने करंट में आपको बताया 5G इंपॉर्टेंट क्यों है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात की, किस तरह क्लैश है, किस तरह यूएस अपने एलाइज को बोल रहा है कि चाइनीज इंफ्लुएंस को लिमिट किया जाए, किस तरह वो उसकी सेल्स को ब्लॉक कर रहा है, लिमिट कर रहा है, एंड उनके एप्स को जो है वो बैन करवा रहा है थ्रू एलाइज के थ्रू भी और खुद भी बैन कर रहा है। अच्छा जी, यूएस की कुछ लिमिटेशंस है। क्या यूएस पूरी टेक्नोलॉजिकल डोमेन में चाइना की फर्म्स को, चाइना के इन्फ्लुएंस को जो ब्लॉक कर सकता है? नहीं। वजह क्या है? यूएस की जो बिग 5 है, ट्रिलियन डॉलर कंपनीज जो है यूएस की, जिसमें जो है आपके पास फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजॉन है, एप्पल और अल्फाबेट है। अल्फाबेट बेसिकली इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल। अमंग दीज 5 जायंट्स, जो आपके 3 जायंट है ना, यानी माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और एप्पल, they basically heavily dependent on Chinese markets. They basically heavily dependent on Chinese markets. चाहे वो चाइनीज मार्केट्स का, चाहे वो चाइना का एचआर हो, चाहे चाइना का जो वो स्किल्ड लेबर हो, चाइना के लो वेजेस हो, ठीक है, उनकी अपनी मार्केट है, उस पर हैवीली डिपेंडेंट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और एप्पल। फेसबुक और जो है वो आपका अल्फाबेट तो वहां पर बैन है, बाकी माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और एप्पल हैवीली डिपेंडेंट कर रहे हैं चाइना के मार्केट पर। अब वजह यह है कि अगर यूएस कंप्लीटली जो है वो पूरी फोर्स के साथ टेक्नोलॉजिकल डोमेन में जाता है चाइना के अगेंस्ट, तो उसका अपना भी खतरा है। वहां पे अपना डेंजर यह है कि जब चाइना रिटेलिएट करेगा ना, तो इनकी ये ट्रिलियन डॉलर फर्म्स को बड़ा नुकसान होगा। इन ट्रिलियन डॉलर फर्म्स को बड़ा नुकसान होगा। ऐसा होगा नहीं। वजह, these 3 firms basically act as Chinese lobby in United States of America. अगर यूएस एक्शंस भी लेना चाह रहा होगा तो ये 3 फर्म्स जो हैं वो यूएस के अंदर एज अ चाइनीज लॉबी वर्क करेंगी, क्योंकि इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है। चाइना ने रिटेलिएट किया, इनका इन्फ्लुएंस को लिमिट करना शुरू कर दिया ना, ये ट्रिलियन डॉलर्स जो 3 कंपनीज हैं, बड़ा नुकसान होगा। मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूं यहां पर। फॉर एग्जाम्पल, अमेजॉन ने जुलाई 10 को एक मेमो निकाला। अमेजॉन सबको पता है क्या है। अमेजॉन ने जुलाई 10 को एक मेमो निकाला कि उसके तमाम एम्प्लॉइज जो है वो टिकटॉक को डिलीट कर दे। जो चाइनीज ऐप है टिकटॉक, उसको डिलीट कर दे। अमेजॉन ने एक मेमो निकाला। विद इन 4 आवर्स उस मेमो को वापस ले लिया। विद इन 4 आवर्स अमेजॉन ने उस मेमो को रिवर्स कर दिया। वजह, चाइनीज रिटेलिएशन। चाइना ने थ्रेटन किया, अगर आप ऐसे काम करेंगे तो याद रखना आप हमारी मार्केट पे डिपेंडेंट है।
अगर हमने आपका इन्फ्लुएंस अपनी मार्केट में लिमिट करना शुरू कर दिया, आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होगा। फिर उन्होंने बहाना ये बनाया कि ये गलती से हमने जो है वो मेमो निकाल दिया था। बेसिकली Amazon रिवर्स इस ऑर्डर विद इन 4 आवर्स। दिस इज द चाइनीज इन्फ्लुएंस। यह है चाइना का इन्फ्लुएंस इस वक्त टेक्नोलॉजिकल डोमेन में यूएस की फर्म्स के ऊपर। क्लियरली आपको विजिबल हो जाना चाहिए यहां पर, ठीक है जी। यह है इन्फ्लुएंस। दैट्स व्हाई यूएस चाह रहा है कि अपनी मार्केट जो उसकी टेक्नोलॉजी की मार्केट्स है या उसकी फर्म्स है, उसको चाइना से हटाकर दूसरी कंट्रीज की तरफ लेके जाया जाए, चाहे वो ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, इंडिया हो गया, वहां लेके लाया जाए, ताकि जो डिपेंडेंसी है उसको लिमिट किया जाए। आप देख रहे हैं ना, विद इन 4 आवर्स को मेमो रिवर्स करना पड़ा अमेजॉन को। $1 ट्रिलियन कंपनी है। चाइना का इन्फ्लुएंस चेक करें आप। तो यह है यूएस की लिमिटेशन। इस तरह नहीं कर सकता कि पूरी टेक्नोलॉजिकल डोमेन में चाइना को पूरा ब्लॉक कर दे। अगर ब्लॉक किया तो चाइना की रिटेलिएशन बड़ी स्ट्रांग होगी, और फिर उसकी जो है वो $1 ट्रिलियन जो ये कंपनीज हैं, जिसमें से 5 जायंट में से जो 3 जायंट हैं, ये ऐसा होने नहीं देंगी। इनकी लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग है यूनाइटेड स्टेट्स। सो दिस इज द टेक्नोलॉजिकल वॉर डोमेन। हमने कॉन्टोर्स में पहला कॉन्टोर क्या किया था? टेक वॉर। कि टेक वॉर है क्या, कौन कौन सी चीजें हो रही हैं, कहां कहां पर लिमिटेशंस है। आने वाले दिनों में ये टेक वॉर मजीद इंटेंसिफाई होती हुई नजर आएगी आपको। सेकंड डोमेन है जी हमारे पास ट्रेड वॉर। सेकंड डोमेन है हमारे पास ट्रेड वॉर का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। इसको हम देखते हैं ट्रेड वॉर को। इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अब टाइम भी नहीं है, टॉपिक भी खत्म करना है। अच्छा जी, ट्रेड वॉर पर आ जाएं। आप सब लोग को स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरे ख्याल में बड़ी अच्छी तरीके से। ट्रेड वॉर यूएस, ट्रेड वॉर बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। सबसे पहला सवाल होता है ट्रेड वॉर है क्या, ट्रेड वॉर कहते किसे हैं। सो ट्रेड वॉर बेसिकली अ नेम ऑफ पॉलिसीज, एक्शंस adopted by a one country to damage the trade of another country or to increase the industrialization in its own country by imposing tariffs, quotas and restriction. ये बेसिकली प्रोटेक्टिव फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ट्रेड है। इसके थ्रू आप दूसरे की ट्रेड को जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं, और आप उसके जो इंपोर्ट आपके मुल्क में आ रहे होते हैं, एक्सपोर्ट्स, उस पर आप टैरिफ्स लगाते हैं। यानी चाइना की अगर यूएस के अंदर प्रोडक्ट आ रही है तो उसके ऊपर टैरिफ लगा देगा, ड्यूटीज लगा देगा, कस्टम ड्यूटीज लगा देगा, कोटास लगा देगा, रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा। वजह ताकि चाइनीज प्रोडक्ट जो है वो उसकी मार्केट में महंगे हो जाए और उसके अपने प्रोडक्ट जो है वो सस्ते हो, और उसकी अपनी प्रोडक्ट बिके बनिस्बत चाइना की प्रोडक्ट बिके। दिस इज द बेसिकली आइडिया ऑफ ट्रेड वॉर। क्यों जो है वो यूएस ने इनिशिएट की ट्रेड वॉर, मैं आपको बता देता हूं। 2-3 रीजन है जी। पहला जी, राइजिंग ट्रेड डेफिसिट। यूएस और चाइना की तकरीबन $600 बिलियन की ट्रेड है। उस $600 बिलियन में तकरीबन 300 प्लस ट्रेड डेफिसिट था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का। यानी चाइना जो है वो $300 बिलियन के ज्यादा एक्सपोर्ट्स बेच रहा था यूएस को बनिस्बत यूएस चाइना को जो चीजें एक्सपोर्ट कर रहा था। ट्रेड डेफिसिट। दूसरा रीजन था जी उनकी अपनी स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। उनकी अपनी स्टील और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री चाइना की स्टील से कंपीट नहीं कर पा रही थी। दैट्स व्हाई उनकी अपनी इंडस्ट्रीज बंद होती हुई जा रही थी। दैट्स व्हाई उन्होंने सोचा कि स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ्स लगाए जाएं ताकि जो है वो अपनी इंडस्ट्री को रिवाइव किया जाए। थर्ड पॉइंट, चाइना की जी इलीगल प्रैक्टिसेस। यूएस ने बोला चाइना इलीगल प्रैक्टिस करता है। चाइना जो है वो
डंपिंग करता है, इंटेलेक्चुअल थेफ्ट करता है। डंपिंग क्या होती है कि आप एक प्रोडक्ट को उसकी प्राइस से भी कम उसको मार्केट में लॉन्च कर दें। यानी बेसिकली आपके सामने ये रिमोट है, ये रिमोट समझिए कि $10 का बनता है। चाइना क्या करेगा, $10 इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसको $8 में जो है वो मार्केट में बेचना शुरू कर देगा। वजह, अपनी फर्म्स को वो खुद से इंसेंटिव्स देगा, स्टेट को बोलेगा कि आप अपनी इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करें, इस डॉलर को $8 में, जो कि इसकी $10 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसको $8 में मार्केट में भी लेके जाके बेचेगा। अब जो दूसरा कंट्री है वो अपनी इंडस्ट्रीज को इंसेंटिव्स नहीं दे रहा, तो वो $10 में तो भी नहीं बेच सकता क्योंकि उसको प्रॉफिट चाहिए, वो $12-14 से बेचेगा। दैट्स वाई आपकी इंडस्ट्री चाइनीज इंडस्ट्री से कंपीट नहीं कर पाएगी। ये टेक्निक कहलाती है डंपिंग। ठीक है, ये टेक्निक क्या कहलाती है, डंपिंग। दूसरी चीज चाइना क्या कर रहा होता है, इंटेलेक्चुअल थेफ्ट। दूसरी प्रोडक्ट्स के नाम चुराकर अपनी प्रोडक्ट्स पे उस जैसी प्रोडक्ट्स को समझो रेप्लिका करके बना रहा होता है। तीसरी चीज चाइना कर रहा होता है फोर्स्ड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। यूएस ने कहा, वो फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या है कि यूएस की या दूसरे मुल्कों की जो चाइना के अंदर इंडस्ट्रीज है, उनको वो फोर्स कर रहा होता है कि वो चाइना के अंदर अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करें, ताकि रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू चाइना वही प्रोडक्ट्स को बना पाए। आखिरी रीजन ये था जी ट्रेड वॉर स्टार्ट करने का, चाइनीज इकोनॉमी। अगर आप 4D के पहले चले जाए तो चाइनीज इकोनॉमी इज जस्ट द 10% इकोनॉमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सिर्फ 10% था चाइना की इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी से। आज जो है वो 2025 के अंदर चाइना की इकोनॉमी यूएस की इकोनॉमी को सरपास कर जाएगी अकॉर्डिंग टू वेरियस मेजरमेंट्स। तो ये जो इकोनॉमिक रैपिड राइज है चाइना का यूएस को सरपास करने का, इसने जो है वो एक तरह से रेड फ्लैग्स दिखाए यूएस को। एक तरह से जो है उनके लिए एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है कि 4 डिकेड्स में एक कंट्री इतनी जल्दी रैपिड राइज कर गया। तो अगर हमने इसको नहीं लिमिट किया, इसको हमने कंस्ट्रेन नहीं किया, तो हमारा क्या होगा। तो ये 4 से 5 रीजंस थे यूएस की ट्रेड वॉर लॉन्च करने थे अगेंस्ट चाइना। ठीक है जी, क्या क्या जी, कहां कहां पर सैंक्शंस लगाए, ये आपके सामने एक डाटा है मेरे पास। मई 2017 में जी इन्वेस्टिगेशन लगा, यूएस अलाउ चाइना टू सेल। अच्छा, सैंक्शंस की बात कर लें, 30% ऑन सोलर पैनल्स पर, 20% ऑन वॉशिंग मशीन पर, 25% ऑन स्टील इंपोर्ट्स पर, 10% ऑन एल्यूमिनियम इंपोर्ट्स के ऊपर। देन जुलाई 2018 में 25% टैरिफ्स ऑन 818 प्रोडक्ट्स। देन आप देखें अगस्त 2018 में 25% टैरिफ्स ऑन 279 गुड्स। देन आप देखें दिसंबर 2018 में तो यूएस अनाउंस द न्यू लिस्ट ऑफ टैरिफ्स। जून 2029 में देखें 25 टैरिफ्स ऑन 200 बिलियन वर्थ ऑफ इंपोर्ट्स। जून 2019 बैन ऑन डील्स विद हवाई। टैरिफ्स इंपोज कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर रहा है। क्या चाइना ने रिटेलिएट किया? बिल्कुल किया जी, चाइना ने रिटेलिएट। कैसर, अच्छा सवाल है। कैसर ने पूछा सर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डंपिंग फॉर चाइना वी सपोर्टिंग फॉर इंडस्ट्री थ्रू सब्सिडीज टू गेट द कंपनीज, दूसरे मुल्कों की इंडस्ट्रीज को, दूसरे मुल्कों की कंपनीज को बंद करा देना, बैंकरप्ट कर देना उनको। आप अपनी कंट्रीज को सब्सिडीज दो, इट इज बेसिकली स्ट्रेटेजिक राइवलरी है ना। आपने अपनी स्टील इंडस्ट्रीज को सब्सिडीज दी हुई है, वहां पे आप डंपिंग कराएं यूएस के अंदर, यूएस की स्टील इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, उड़ जाएगी, जो हो गई। स्टील इंडस्ट्री भी उड़ गई, एल्यूमिनियम भी। वो तो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से उन्होंने रिवाइव की अपनी स्टील इंडस्ट्रीज, वरना बंद थी स्टील इंडस्ट्रीज और एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज तकरीबन। आपने अगली कंट्रीज की इंडस्ट्रियलाइजेशन को आप थ्रेटन कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को थ्रेटन करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, चाइना ने क्या रिटेलिएशन किया? चाइना ने भी रिटेलिएशन किया।
चाइना ने 15 to 25% टैरिफ लगाया 128 प्रोडक्ट्स की यूएस के ऊपर, जिसमें आपका फ्रूट थे, वाइन था, स्टील पाइप्स थे, पॉक था, ठीक है। देन 25% टैरिफ ऑन 544 प्रोडक्ट्स, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट शामिल थी जुलाई 2018 के अंदर। अच्छा, ऑटोमोटिव का भी बड़ा लेना देना है। यहां पर जब मैंने आपको बताया था कि जर्मनी ने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि चाइना के 5G नेटवर्क को बैन करेगा या नहीं करेगा, उसकी वजह यही थी कि जर्मनी की जो पूरी ऑटोमोटिव सेक्टर है, उसकी मेन सेल की जो मार्केट है वो चाइना है। चाहे वो वॉक्सवैगन हो, मर्सिडीज हो, ऑडी हो, जितनी गाड़ियों की जो मेन मार्केट है वो चाइना है। अगर आप उनकी टेक्नोलॉजिकल डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो वो आपकी ऑटोमेशन सेल्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। सेम इज द केस विद यूएस। देखिए उन्होंने उसकी यहां पर लिखा हुआ भी है कि ऑटोमेशन को उन्होंने ऑटोमेट यानी ऑटो एंड इक्विटी प्रोडक्ट्स को उन्होंने लिमिट किया। देन सितंबर में अगेन टैरिफ इंपोज हुए और फिर ये टैरिफ कंटिन्यू हुए वे हैं। एक पॉजिटिव डेवलपमेंट यहां पर ये आई कि फेज 1 की डील होती हुई हमें नजर आती है। एक डील हुई ट्रेड वॉर के ऊपर, फेज 1 की डील, बट उसको भी कोविड-19 ने तकरीबन जो है वो इतनी इफेक्टिव। फेज 1 की डील होती है जी जनवरी 2020 में यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना के दरमियान के ट्रेड वॉर को कुछ देर के लिए पॉज किया जाएगा। चाइना ने प्लेज किया कि वो नेक्स्ट 2 सालों में एडिशनल 2000 बिलियन डॉलर्स के प्रोडक्ट खरीदेगा यूएस के, और यूएस ने ये प्लेज किया कि वो टैरिफ्स को आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाएगा। बट अगेन हम देखते हैं कोविड-19 की वजह से यूएस ने अगेन इस बात का जो है वो साइन दिया है कि वो मजीद टैरिफ चाइनीज प्रोडक्ट्स के ऊपर लगाएगा। तो ये आपकी ट्रेड वॉर कंटिन्यू है और मजीद स्ट्रेन होती हुई चली जाएगी, क्योंकि चाइना का इकोनॉमिक राइज होता जा रहा है। आपने देखा कोविड-19 के अंदर यूएस की इकोनॉमी बड़ी बुरी तरह हिट हुई। अगेन उनको ये बात की इनसिक्योरिटीज हो रही हैं कि हमारी इकोनॉमी हिट है, दूसरी तरफ वो इकोनॉमी राइज होती चली जा रही है, उसको कंस्ट्रेंट करना है, लिमिट करना है, अगर हमने हमें हेजेमनी दुनिया के ऊपर मेंटेन रखनी है तो। दिस इज द सेकंड डोमेन जी। पहला डोमेन था ट्रेड वॉर, दूसरा डोमेन है हमारे पास टेक्नोलॉजिकल वॉर, दूसरा डोमेन है हमारे पास ट्रेड वॉर। ठीक है जी, पहला टेक्नोलॉजिकल वॉर की बात की, फिर हमने ट्रेड वॉर की बात की। थर्ड है जी हमारे पास पॉलिटिकल फ्रंट, जिसमें हमें अभी रिसेंट हैपनिंग्स में 2-3 चीजें नजर आ रही हैं। पहली चीज नजर आ रही है एक्सचेंज ऑफ बार्ब्स ऑन कोविड-19। कोविड-19 के ऊपर जो एक्सचेंज ऑफ बार्ब्स हुए, ट्रेडिंग ऑफ बार्ब्स कहलाते हैं बेसिकली, इंसल्ट, ट्रेडिंग ऑफ इंसल्टिंग कमेंट्स, इंसल्टिंग आर्ग्यूमेंट्स। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कह रहे हैं और बोल रहे हैं बेसिकली इट इज द चाइना जो ओरिजिन हुआ वायरस का, जिसने पूरी दुनिया को थ्रेटन किया। इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए और इसको जो है इसके खिलाफ प्यूनिटिव मेजर्स लेने चाहिए। दूसरी तरफ चाइनीज मिनिस्ट्री है जो बोलते हैं बेसिकली ये यूएस की मिलिट्री फोर्सेस थी जो चाइना के अंदर जिन्होंने ये कोविड-19 और कोरोना वायरस को जो है वो ट्रिगर किया है। एक तरफ यूएस है जो कहता है कि चाइना ने जानबूझकर ये न्यूज को छुपाया और देर से जो है वो उसको अनाउंस किया। डब्ल्यूएचओ को चाहिए कि वो चाइना के अगेंस्ट एक्शन ले। कोविड-19 आपके सामने। देन न्यू हैपनिंग्स जी, हांगकांग एपिसोड। हांगकांग के क्राइसिस चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं उस बहस में नहीं जाएंगे, वो एक सेपरेट टॉपिक है हांगकांग का। बट चाइना ने एक न्यू सिक्योरिटी लॉ पास किया। चाइना ने हांगकांग के ऊपर एक न्यू सिक्योरिटी लॉ पास किया। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको दिखा भी दूंगा। चाइना ने न्यू सिक्योरिटी लॉ पास किया हांगकांग के ऊपर और उस लॉ में बेसिकली कुछ चीजें उन्होंने की। ठीक है, उन्होंने क्या किया? क्राइम ऑफ सिजेशन, सबवर्जन, टेररिज्म एंड कोलूजन विद फॉरेन एक्सेस आर पनिशेबल। डैमेजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज कैन बी कंसीडर्ड टेररिज्म। उन्होंने बोला कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को जलाओगे, रोकोगे, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाओगे, ये टेररिज्म है।
आप स्टेट के खिलाफ बात करोगे, हम आपको इम्प्रिजन कर देंगे। आप जो है वो करंट रिजीम के खिलाफ बात करोगे, हम इम्प्रिजन कर देंगे आप। बेसिकली वजह ये थी कि वहां पर जो डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स है उसको सप्रेस करना। उसके अगेंस्ट यूएस ने क्या किया कि आप चाइना को बोला कि आप लोगों का फ्रीडम ले रहे हैं, लोगों के जो है फंडामेंटल राइट्स को रोक रहे हैं। दैट्स वाई एक बिल पास किया जिसको हम बोलते हैं हांगकांग सैंक्शंस बिल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। ठीक है, जुलाई 2020 के अंदर, जून 2020 के अंदर ये बिल पास होता है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप सेड ही हैड इशूड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रिवोकिंग द स्पेशल ट्रेडिंग स्टेटस दैट हांगकांग एंजॉयड फॉर मोर देन 2 डिकेड्स। 2 डिकेड से जो हांगकांग का एक ट्रेडिंग प्रेफरेंशियल स्टेटस था उसको रिवोक कर दिया गया। वजह, ताकि चाइना की इकोनॉमी को हिट किया जाए। The law came into force on June 30 and its chilling effect on political freedom in the city, which under the formula called one country, two systems. ठीक है जी, क्या किया गया हांगकांग सैंक्शंस बिल में? चाइना ने जो यूएस ने जो हांगकांग को एक प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग स्टेटस दिया था उसको रिवोक किया, और चाइनीज ऑफिशियल्स को भी बैन किया और कुछ इंस्टीट्यूशंस को भी। ये पॉलिटिकल डोमेन में हमें राइवलरी नजर आ रही है, जब हमें क्लियरली शो कर रही है राइवलरी इन द पॉलिटिकल डोमेन। 2 इसके पॉइंट्स बताए, कोविड-19 वाला और हांगकांग सैंक्शंस बिल। ठीक है जी, 2 हमने डोमेन्स को डिस्कस कर लिया अभी तक, टेक वॉर, ट्रेड वॉर और थर्ड पॉलिटिकल फ्रंट। लास्ट है जी हमारा स्ट्रेटेजिक, सेकंड लास्ट है स्ट्रेटेजिक फ्रंट। बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। कुछ क्वेश्चंस हैं तो बच्चों के देख लेते हैं। अच्छा जी, strategic competition. It is all about Indo-Pacific strategy of United States of America and its Blue Dot Network versus Belt and Road Initiative of China. क्या है जी चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? जरा देखते हैं। दिस इज द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना। आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड 21st century maritime silk road. It is basically an ambitious project and one of the biggest project of 21st century, a brainchild of Chinese President Xi Jinping, connecting almost 64 countries, 3 continents, and almost $2 to $3 trillion project. चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, यह है चाइना का एक प्रोजेक्ट जिसके थ्रू वो अपनी स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को दुनिया के ऊपर इंक्रीज करेगा, चाहे वो साउथ एशिया हो, ईस्ट एशिया हो, मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, ईस्टर्न वेस्टर्न यूरोप हो या अफ्रीका हो। ठीक है जी, इसके अंदर है क्या क्या चीजें? कॉरिडोर्स हैं हमारे पास, तकरीबन 6 कॉरिडोर्स हैं। कितने कॉरिडोर्स हैं? 6 कॉरिडोर्स हैं हमारे पास, जिसमें आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स, आप सब लोगों को पता है। इसके अलावा बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना इंडो चाइना पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना मंगोलिया कॉरिडोर एंड सेंट्रल वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके थ्रू वो अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, पॉलिटिकल इंटरेस्ट को और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को जो है वो प्रमोट करेगा। आपका इसका स्ट्रेटेजिक लेवरेज बढ़ेगा दुनिया के ऊपर। ठीक है, आप बीआरआई की डिटेल में मजीद नहीं जाएंगे क्योंकि फिर वो बीआरआई के ऊपर लेक्चर हो जाएगा।
बीआरआई का कोई 1 से 2 घंटे का लेक्चर अलग से होता है। जब मेरे करंट अफेयर्स के सेशंस चल रहे होते हैं, जहां पर काफी बच्चे भी मौजूद होंगे जो हमारे पास करंट अफेयर्स के सेशंस में होते हैं, उनको पता है कि बीआरआई के ऊपर मैंने एक पूरा डिटेल लेक्चर लिया था, लेकिन उस डिटेल में नहीं जाते अभी। अच्छा जी, इसको काउंटर करने के लिए यूएस ने क्या किया? यूएस एक अपना इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव लेकर आया, जिसको हम बोलते हैं ब्लू डॉट नेटवर्क। हुआ क्या, यूएस ने की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने ये सोचा कि हम एक हद तक अपने एलाइज को और कंट्रीज को मना कर सकते हैं कि वो चाइना के बीआरआई में पार्टिसिपेट ना करें, बट द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड द अफ्रीकन कंट्रीज और द कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप एंड द मिडिल ईस्ट, उनको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, उनको अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने की जरूरत है। वो एक हद तक यूएस की बात मान सकते हैं, बाकी बात नहीं मानेंगे। दैट इज व्हाई यूएस हैज डिसाइडेड टू गिव ऑल्टरनेटिव टू दीज कंट्रीज, कि उनको ये बताया जाए कि आप चाइना के बीआरआई को छोड़ें, हम आपको एक इकोनॉमिक ऑल्टरनेटिव दे रहे, आप हमारा प्रोजेक्ट ज्वाइन करें, हम आपके मुल्क के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करेंगे। द ब्लू डॉट नेटवर्क, अभी तक ये सिर्फ डॉक्यूमेंट किसी ऊपर है, इसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू नहीं हुई, लेकिन बहुत जल्द इसकी इंप्लीमेंटेशन शुरू होगी। नवंबर 2019 में अनाउंस किया गया था, अभी तक यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर, बहुत जल्दी चाइना भी इसको ज्वाइन करेगा। जिस तरह बीआरआई चाइना का एक प्रोजेक्ट है टू इंक्रीज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द वर्ल्ड, ब्लू डॉट नेटवर्क यूएस लेड एक इकोनॉमिक जियो इकोनॉमिक विजन है टू काउंटर बीआरआई एंड टू मेंटेन स्टेटस को ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। This is the blue dot network. ठीक है जी, जिसमें वो कहते हैं कि हमारा जो है वो ट्रांसपेरेंट है, मोर अकाउंटेबल है, मोर फाइनेंशियली सस्टेनेबल है, सोशल एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, मार्केट ड्रिवन है, ओपन एंड इंक्लूसिव है। वो कहते हैं ये पॉइंट जो है वो मिसिंग है चाइना के बीआरआई से। चाइना का बीआरआई जो है वो डेट ट्रैप है, प्रीडेटरी इकोनॉमिक्स खेल रहा है चाइना। अच्छा जी, देन है आपके पास यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स की जी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। कौन सी स्ट्रेटेजी? इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। मैंने आपको दो चीजें बताई यहां पर, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी वर्सेस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एंड ब्लू डॉट नेटवर्क वर्सेस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को तमाम बातें क्लियर है। रफीक, कैन वी कॉल बीआरआई द मनी ट्रैप? नो रफीक, वी कैन नॉट से दैट बीआरआई द मनी ट्रैप। उसकी पूरी डिटेल लेक्चर है, उसके अंदर इंशाल्लाह हमारा सेशन जो सितंबर से शुरू होगा करंट अफेयर्स पाकिस्तान अफेयर्स का, उसमें हम दिखाएंगे। हाँ जी, भली हो हवन टूटा, कोई मसला नहीं है। मेरे पास 10 एग्जांपल्स ऐसी हैं, मैं आपको बता सकता हूं हवन टूटा के अलावा, जिसमें चाइना ने जो है वो अपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या अपने डेट को जो है वो रीनिगोशिएट किया है, वेवर्स दिए हैं। अफ्रीकन कंट्रीज के एग्जाम्पल है, वहां पर कोई 40 से 45 कंट्रीज के एग्जाम्पल है जहां पे चाइना ने रीनिगोशिएट किया। हवन टूटा को तो हम कोट करते हैं, हम जो है वो एक आउटलायर को कोट कर रहे होते हैं 40 to 50%, या जहां पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है चाइना की अफ्रीका के अंदर, उसको हम नहीं देखते। अच्छा जी, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जरा देख लेते हैं यूएस की है क्या। यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी क्या है? पहला कॉन्टोर है यूएस की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का, फ्री एंड ओपन सी। यूएस चाहता है कि साउथ चाइना सी के अंदर जो चाइनीज इन्फ्लुएंस है उसको खत्म किया जाए और साउथ चाइना सी को एक हाई सीज के स्टेटस के ऊपर लिया जाए और फ्री और ओपन नेविगेशन हो। क्या हो जी साउथ चाइना सी के अंदर? फ्री एंड ओपन नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। चाइना अभी ब्लॉक कर रहा होता है वहां पे शिप्स को। देन सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉरपोरेशन की जाए, और वो कर रहा है यूएस। एशिया पैसिफिक के रीजन में चाहे चाइना को कंस्ट्रेन किया जाए, चाइना को लिमिट किया जाए।
किसके थ्रू? क्वाड्स के थ्रू। क्वाड क्या है? एक मिलिट्री अलायंस है यूएस, जापान और इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, 4 मुल्कों का, यूएस, जापान, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। देन 2+2 डायलॉग किए उसने इंडिया के साथ। 2+2 डायलॉग में कॉमकासा का एक एग्रीमेंट था, कम्युनिकेशन कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट, जिसके थ्रू उसने इंक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी इंडिया को ट्रांसफर की। STA-1 का स्टेट एग्रीमेंट किया इंडिया के साथ, स्ट्रेटेजिक ट्रेड अथोराइजेशन एग्रीमेंट, जिसके थ्रू अगेंस्ट सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर किया गया। देन थर्ड कॉन्टोर है यूएस पैसिफिक स्ट्रेटजी का, फेयर एंड रेसिप्रोकल ट्रेड। चाइना की तमाम इलीगल प्रैक्टिसेस जो है वो ट्रेड की, चाहे वो डंपिंग हो, टेक्नोलॉजिकल इंटेलेक्चुअल थेफ्ट हो, फोर्स टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, उसको लिमिट किया जाए। एंड जो फोर्थ डोमेन है इसके अंदर यूएस पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर, गिव ऑल्टरनेट टू रीजनल कंट्रीज अगेंस्ट चाइना इकोनॉमिक इंड्यूसमेंट, कि रीजनल कंट्रीज को एक ऑल्टरनेटिव दिया जाए BRI का, ताकि वो चाइना को छोड़कर हमारे पास आए और हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको एलिस हेल्स जो थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक ऑफिशियल थी, एलिस हेल्स पार्टिकुलरली रिलेटेड टू साउथ एशिया, उनका अगर आपको स्टेटमेंट याद हो टुवर्ड्स पाकिस्तान के, पाकिस्तान अगर CPEC को लिमिट करता है तो वी आर रेडी, बेसिकली रेडी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान। यूएस कह रहा है कि हम रेडी हैं पाकिस्तान के इन्वेस्ट करने के लिए, अगर पाकिस्तान जो है वो CPEC की डेवलपमेंट को लिमिट करता है। तो एलिस विल्स का स्टेटमेंट है, आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थी हमारे पास स्ट्रेटेजिक डोमेन के अंदर राइवलरी। स्ट्रेटेजिक डोमेन में क्या क्या राइवलरी थी जी हमारे पास? हमारे पास BRI विच इज ब्लू डॉट नेटवर्क, और हमारे पास पूरी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फिर आप उसके अलावा भी अगर आप देखें तो जी जिनपिंग का एक ड्रीम है 2025 में जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट चाइनीज मिलिट्री को डेवलप करना है। ठीक है, चाइनीज इंडस्ट्रीज को हाई टेक के ऊपर लेके जाना है। ये तमाम विजन्स भी जो है वो स्ट्रेटेजिक डोमेन के अंदर काउंट हो रहे होते हैं। देन है जी कंपटीशन एट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप यूएस को देखें, यूएस कहता है कि चाइना को निकाल दिया जाए, उसको लिमिट कर दिया जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को क्रिटिसाइज कर रहा होता है कि ये चाइना को फेवर करता है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स को क्रिटिसाइज कर रहा होता है कि ये चाइना को फेवर करता है। करंट एग्जांपल जी राइवलरी की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जुलाई 4 यूनाइटेड नेशंस के अंदर यूएन ने एक रेजोल्यूशन लेके गया यूएस अगेंस्ट चाइना, पार्टिकुलरली रिलेटेड टू हांगकांग के। चाइना हांगकांग में जो है वो फ्रीडम ऑफ फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा है। लेकिन अगेन वहां पर भी यूएस को जो है वो डिफीट हुई। 53 कंट्रीज ने चाइना को सपोर्ट किया और 27 कंट्रीज जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूएस के एलाइज हैं, उन्होंने यूएस को सपोर्ट किया। रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाई। ठीक है जी, आपके सामने ह्यूमन राइट्स काउंसिल 53 कंट्रीज बैक्स चाइना ड्रैकोनियन हांगकांग क्रैकडाउन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी आप देखें तो यूएस को डिफीट का सामना है। क्या कोई एरिया, यहां तो हमने ये सब पढ़ लिए कॉन्टोर्स, एरिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर हो या ट्रेड वॉर हो, पॉलिटिकल फ्रंट हो, स्ट्रेटेजिक फ्रंट हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, यहां पर दोनों का क्लैश है, कोल्ड वॉर है, राइवलरी है। अब देखते हैं क्या कोई एरिया ऑफ कॉपरेशन भी है या नहीं है। बिल्कुल है जी, एरियाज ऑफ कॉपरेशन। कौन सा एरिया ऑफ कॉपरेशन है? पहला अफगानिस्तान। यूएस वांट टू withdraw from Afghanistan as soon as possible. China also wants stability in Afghanistan in order to forward its Belt and Road Initiative. चाइना भी चाहता है अफगानिस्तान में अमन हो, स्टेबिलिटी हो, ताकि वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो इसके कॉरिडोर्स का 6 कॉरिडोर्स का एक जो है वो कॉप वेब है, उसको वो आगे लेके जाए, उसको जो है वो मजीद इंप्लीमेंटेशन फेज में लेके जाए। दोनों चाहते हैं अफगानिस्तान में जो है वो प्रोस्पेरिटी या स्टेबिलिटी आए।
सेकंड एरिया ऑफ कॉपरेशन डीपीआर के, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसको हम नॉर्थ कोरिया भी कहते हैं। यूएस चाहता है नॉर्थ कोरिया में जो है वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन हो, नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म किया जाए, अबेंडन किया जाए। चाइना भी चाहता है कि नॉर्थ कोरिया की वजह से कोई उसके एरिया में वॉरफेयर ना हो, कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना हो यूएस का, और नॉर्थ कोरिया में भी एक स्टेबिलिटी आए, और किसी तरह वो मसला भी जो है वो एक डिस्कशन के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व हो। देन साइबर क्राइम एंड टेररिज्म, दोनों कंट्रीज जी इसके अंदर भी एक दूसरे की मदद कर सकते हैं साइबर क्राइम और टेररिज्म के अंदर। और लास्ट है जी इंडो पाक राइवलरी, यहां पर भी दोनों की कॉर्पोरेशन में नजर आती है, बिकॉज बोथ चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डू नॉट वांट अ राइवलरी, अ मिलिट्री क्लैश और अ न्यूक्लियर क्लैश बिटवीन द टू न्यूक्लियर नेबरिंग कंट्रीज पाकिस्तान एंड इंडिया। अगर आपको याद हो तो फेब 2019 के अंदर 25-26 की रात को जब जो है सर्जिकल स्ट्राइक की थी इंडिया ने, तो दोनों कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट हुई थी बैकडोर से, और टेंशंस को डिफ्यूज किया गया था। प्रोस्पेक्ट्स क्या है इस वॉर के, ठीक है, प्रोस्पेक्ट्स क्या है, क्या इंप्रूव्ड रिलेशंस होंगे? तीन इसके आर्गुमेंट्स हैं, आपको जिसको सपोर्ट करना है आप सपोर्ट कर सकते हैं। पहला यह है कि टेंशंस खत्म होकर रिलेशंस इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। द स्कूल ऑफ थॉट जो इस आर्गुमेंट को सपोर्ट करता है, उसका कहना यह है कि आफ्टर कोविड-19 दुनिया ने यह देखा है कि आपस के इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट से ज्यादा ग्लोबल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। कोई भी कंट्री अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकता जब तक उसको दूसरे कंट्रीज की कॉपरेशन और इंटरनेशनल सोसाइटी की कॉपरेशन हासिल क्यों ना हो। दैट्स व्हाई आफ्टर कोविड-19 पैंडेमिक, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना बीइंग अ रिस्पांसिबल नेशन इस बात को समझेंगे और कॉपरेशन की तरफ जाएंगे। अगर उनको दुनिया में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को अगर मेंटेन करना है तो। लेकिन आई डू नॉट एग्री विद दिस आर्गुमेंट, आई डू नॉट सपोर्ट दिस आर्गुमेंट। मैं इस आर्गुमेंट को सपोर्ट नहीं करता। मैं जो है सेकंड आर्गुमेंट को सपोर्ट करता हूं कि रिलेशंस कंटिन्यू ड्रिफ्ट टुवर्ड्स कन्फ्रंटेशन, रिलेशन मजीद कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि चाइना का राइज होता चला जा रहा है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल डोमेन में हो, इकोनॉमिक डोमेन में हो, पॉलिटिकल डोमेन में हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में हो। कोविड-19 ने यूएस की इकोनॉमी को बड़ा इंडेंजर किया है। कोविड-19 ने रिलेशंस को मजीद स्ट्रेन किया है। तो हम ये रिलेशंस को मजीद कन्फ्रंटेशन की तरफ जाते हुए देखेंगे इन नियर फ्यूचर। देन लास्ट है, क्या मिलिट्री कन्फ्रंटेशन होगी या नहीं होगी? इन माय व्यू the probability of direct military confrontation between United States of America and China is very low because the economic interdependency वो बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन का खतरा कम है। बट यस, थिएटर मौजूद है जहां पर डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन हो सकती है। इंडियन ओशन है, साउथ चाइना सी है, नॉर्थ कोरिया का इशू है जहां पर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन हो सकती है, बट प्रोबेबिलिटी इज लो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट यूएस चाइना इमर्जिंग कोल्ड वॉर। यूएस चाइना की इमर्जिंग कोल्ड वॉर है क्या? मैंने आपको बता एरियाज ऑफ कॉर्पोरेशन, प्रोस्पेक्ट्स क्या है, फ्यूचर क्या होगा, फ्यूचर को जो है वो हमने जो है वो प्रिडिक्ट करने की कोशिश की। अब जो है पहले सेशन से रिलेटेड आप लोगों के जो जो क्वेश्चंस हैं आप पूछें, फिर हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे और फिर हाफ एन आवर का ब्रेक लेंगे और फिर हम अपना नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे जी। अच्छा, आसिफ तुफैल बोल रहे हैं सर, व्हाट इफ द क्वेश्चन आस्क्ड इन आईआर व्हिच थ्योरी विल फोरकास्ट यूएस चाइना राइवलरी? रियलिस्ट आर्गुमेंट जी आसिफ तुफैल,
रियलिस्ट का पूरा आर्गुमेंट जो है सिक्योरिटी डिलेमा वाला, स्पाइरल मॉडल वाला, सुसाइडाइड ट्रैप वाला, वो यहां पर अप्लाई होता है। ठीक है, पावर राइवलरी, आपका वो जो पूरी मेयर शिमर की बुक है, जिसमें जो है अगर आप रियलिज्म को, स्ट्रक्चरल रियलिज्म को मजीद डिवाइड करो तो यहां पर ऑफेंसिव रियलिज्म वाली बात आ जाएगी। जॉन मेयर शिमर की जो पूरी बुक है, ट्रेजिडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, ऑफेंसिव स्ट्रक्चरल रियलिज्म, सुसाइडाइड ट्रैप, सिक्योरिटी डिलेमा, स्पाइरल मॉडल। सही है जी। अच्छा जी, इससे पहले मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूं, आई थिंक फराज आप यहां पर मौजूद है, तो काइंडली मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो आप अगर इसको जल्दी से थोड़ा सा कंक्लूड कर लें। अगर आप यहां पर हैं तो सही है, मैं आपका माइक भी अनम्यूट कर देता हूं। फराज, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आगा शरियार, दैट वाज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर थैंक यू और जी, थैंक यू वेरी मच। वेरी वेल कवर्ड। मैं सिर्फ दो, क्योंकि आपने इतना कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है, देयर इज़ नॉट मच रूम टू टॉक अबाउट। दो तीन चीज़ें सिर्फ ऐड कर दूं। पॉलिटिकल फ्रंट में अगर आप थोड़ा सा वैल्यूज़ को भी डिस्कस कर लें, फॉरेन अफेयर्स के आप भी एक एविड रीडर हैं, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन में भी रिसेंटली आर्टिकल आया था, द क्लैश ऑफ कैपिटलिज्म्स। तो उसमें आर्ग्यू ये बात की गई थी कि इस वाले कोल्ड वॉर और पिछले वाले कोल्ड वॉर में फ़र्क ये है कि पिछले कोल्ड वॉर में, जैसे आपने बताया, एक आइडियोलॉजिकल बैटल था। इस वक्त आइडियोलॉजिकल बैटल नहीं है। चाइना में भी इकोनॉमिकली कैपिटलिज्म है, यूएसए में भी कैपिटलिज्म है, बट डिफरेंस ये है कि यूएस की जो कैपिटलिज्म है, दैट इज़ अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, दैट इज़ नोन एज लिबरल या मार्केट बेस्ड कैपिटलिज्म। और जो चाइना की कैपिटलिज्म है, दैट इज़ नोन एज स्टेट कैपिटलिज्म या पॉलिटिकल कैपिटलिज्म। तो एक तो वैल्यूज़ की फ्रंट पे एक ये क्लैश है जो कि हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम जहाँ भी देखें, चाइना अगर बीआरआई में अपनी इन्वेस्टमेंट करता भी है, तो यूएस का जो ब्लू डॉट नेटवर्क है वो है कि यूएस गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करेगी, यूएस गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज को लेकर आएगी और प्राइवेट कंपनीज के थ्रू डिफरेंट कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट होगी। बट चाइना, हमने देखा है, फ्रॉम श्रीलंका टू आपने जो 40-45 अफ्रीकन कंट्रीज की एग्जाम्पल थी, उसमें जिम्बाब्वे शामिल है, कीनिया शामिल है, और कंट्रीज हैं, चाइनीज़ गवर्नमेंट खुद बजाते खुद इन्वेस्टमेंट करती है या फिर चाइनीज़ स्टेट ओन कंपनीज इन्वेस्टमेंट करती है। तो एक तो चाइना ये सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल मॉडल फॉरवर्ड लेकर आ रहा है जिसमें स्टेट ओन्ड कैपिटलिज्म या स्टेट कैपिटलिज्म, यूएस का जो प्रोमिनेंट लिबरल कैपिटलिज्म है उसको रिप्लेस करना चाह रहा है। सेकंड ये कि आई बिलीव के China is not so much democratic, so China will have lesser emphasis on human rights and other issues जितना यूएस करता है। और थर्ड ये कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की आपने बात की है, तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में एक मज़ीद डिस्टिंक्शन हम ये डाल दें कि जहाँ से यूएस रिट्रीट करते जा रहा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, वहाँ वहाँ चाइना अपनी जगह सीमेंट करते जा रहा है। यूएनएचआरसी की आपने बहुत अच्छी केस स्टडी दी। उसी के साथ साथ मैं एक सारे आपके लिसनर्स को इस बात की रिकमेंडेशन ज़रूर करूँगा कि इकोनॉमिस्ट ने एक सीरीज़ दी है, वो जाके ज़रूर पढ़िएगा कि चाइना ने जितने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस है, IMF है, इन सब में चाइना ने अपनी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ की है और चाइना अब डायरेक्टली इन इंस्टीट्यूशंस पे अपना इन्फ्लुएंस डालना चाह रहा है। और पर्टिकुलरली फॉर दिस पर्पस हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूएन के अंदर यूएस ने एक स्पेसिफिकली, खास तौर पर WTO में एक एम्बेसडर पोस्ट किया है जिसका काम ही ये है कि चाइना के इन्फ्लुएंस को रिड्यूस कर देना। So these are the 2-3 things that I would like your aspirants to add to sum up. First, politically, China is promoting a different form of capitalism, that is state capitalism rather than liberal capitalism. Second, आपकी ब्लू डॉट नेटवर्क का जो मॉडल है और BRI का मॉडल है, उसको आप केस स्टडीज बना के कंपेयर कर सकते हैं।
सेकंड जो है आपका वो कंपटीशन इंटरनेशनल फोरम्स पे थोड़ा सा मजीद आपने बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दी, बट आई नो ओइंग टू टाइम कंस्ट्रेंट्स हम सब चीज़ें कवर नहीं कर सकते क्लास में. देयर इज सो मच टाइम दैट वी हैव. तो एस्पिरेंट्स को चाहिए कि वो प्रैक्टिकली देखें कि चाइना अपने इन्फ्लुएंस इंक्रीज कैसे कर रहा है यूएन, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ में, और यूएन ने क्या काउंटर एक्टिंग मेजर्स लिए हैं. और लास्ट थर्ड, अगर हम स्ट्रेटेजिक कंपटीशन में ताइवान को भी ऐड कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, बिकॉज ताइवान इज़ अ पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट जिस पे यूएस ने डायरेक्ट जिम्मेदारी ली हुई है ताइवान की. और चाइना क्लेम्स अंडर वन चाइना पॉलिसी कि ताइवान इज माइन, बट यूएसए सेज इट इज इंडिपेंडेंट. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. रिसेंट और अभी रिसेंट जो है वो उन्होंने वेपन सेल्स की भी बात की थी, और जो है वेपन्स. वो उस अपने जो एक पर्टिकुलर एक फॉरेन मतलब एक इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स को भी उन्होंने ताइवान की तरफ भेजा था, और चाइना ने उसके ऊपर, क्योंकि चाइना इज कंसीडर्ड रेड लाइन एज फार एज द ताइवान इज कंसर्न, तो यस उसके अंदर था. थैंक यू फराज वेरी मच फॉर योर सच क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ दिस द होल डिबेट. अब मैं चाहूंगा अगेन थैंक यू वेरी मच फराज, आप उम्मीद करता हूँ कि थैंक यू. नेक्स्ट सेशन में भी हमारे साथ रहेंगे. और मुझे आपसे हमेशा बात करके इसलिए इंटरेस्टिंग लगती है कि आपकी हमेशा डिस्कशन जो है वो थोड़ी सी टेक्निकल होती है, एनालिसिस बेस्ड होती है, और हमेशा मैं आपको इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर या करंट अफेयर्स के अंदर आपसे बात करके हमेशा जो है वो एक एनालिटिकल डिस्कशन करके मुझे हमेशा मजा आता है, और मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को भी बड़ा अच्छा लगा होगा. अच्छा जी, थैंक यू. थैंक यू वेरी मच जी, आप हमारे साथ ही रहिएगा. अच्छा जी, क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जल्दी से. मुझे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर आए हैं. हादी ने भी किया हुआ है. तो दो तीन क्वेश्चंस को लेते हैं यहाँ पर हम, और किसी को क्वेश्चन मजीद भी करना है तो वो कर सकते हैं जी. अच्छा जी, क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं. दोबारा से क्वेश्चंस कर लें. 1 मिनट, मुझे 2 मिनट दे दें, मैं सिर्फ सेशन खत्म कर दूं, फिर मैं आपसे बात करता हूँ. चलें जी. किसको जो जो क्वेश्चन है वो दोबारा से लिख लें, क्योंकि यहाँ पे शेयरिंग हो गई थी. यहाँ आप अपना माइक खोलकर भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं जी. जी तौफीक, सब बता दिया जाएगा, कौन सी सीरीज कौन सी नई. इकोनॉमिक्स की सीरीज की बात की थी फराज ने. अच्छा जी, आसिफ तुफैल का सवाल हो गया. अच्छा जी, अजहर बोल रहे हैं कि सर ब्रीफली एक्सप्लेन. 1 मिनट जी, मैं माइक का आपको खुद ही बताऊंगा. अजहर पूछ रहे हैं सर ब्रीफली एक्सप्लेन थुसाइडाइट स्ट्रैप. तो थुसाइडाइट स्ट्रैप है क्या? बेसिकली थुसाइडाइट्स ने पेलोपोनेशियन वॉर की जब हिस्ट्री लिखी थी बिटवीन स्पार्टा एंड एथेंस, उसमें उसने बताया था कि व्हेनेवर अ राइजिंग पावर थ्रेटन्स द स्टेटस को पावर, वॉर इज इनएविटेबल. जब भी एक राइजिंग पावर स्टेटस को पावर की पोजीशन को थ्रेटन करेगी, वॉर इनएविटेबल है. यानी राइजिंग चाइना यूएस की पोजीशन को थ्रेटन कर रहा है, तो वॉर इनएविटेबल है. अब वेदर यूएस एंड चाइना बिकम्स द विक्टिम ऑफ सुसाइडाइट ट्रैप और नॉट, देयर इज अ सेपरेट डिबेट, बट दिस इज द सुसाइडाइट ट्रैप. अच्छा जी, हाउ पाकिस्तान विल बैलेंस रिलेशन इन दिस कॉन्ट्रैक्ट सीपॉप विद इंडियो पाकिस्तान. पाकिस्तान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस ऑल दिस न्यू कोल्ड वॉर. अगर आपने रिसेंटली देखा हो तो शी जिनपिंग ने अनाउंस भी किया है पाकिस्तान का विजिट. तो पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है जो है इस गेम ऑफ चेस में. अतीकुल्ला शेख बोल रहे हैं सर कैन वी रिलेट दिस कोल्ड वॉर विद क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन. यस अतीक, इफ यू support Samuel Huntington's theory of clash of civilization, then you will definitely आप कर सकते हैं, क्योंकि उसका आर्ग्यूमेंट ही यही था. अगर आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन को देखें कि वेस्ट वर्सेस वेस्ट, और उसने बताया भी था कि सिनिक सिविलाइजेशन जो है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन के साथ अलाय करके उसके अलायंस में आके वेस्टर्न सिविलाइजेशन को काउंटर करेगी. तो पाकिस्तान बिलोंग्स टू द इस्लामिक सिविलाइजेशन, चाइना इज सिनिक सिविलाइजेशन, और उनके वेस्ट के खिलाफ एक जो है वो इमर्जिंग ब्लॉक बन रहा है. तो यस, बट कंडीशन यह है कि अगर आप क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की थ्योरी को सपोर्ट करते हैं तो. हादी लशारी कह रहे हैं कि सर कैन यूएस इलेक्शन चेंज सिनेरियो. अभी तक हमें यह लग रहा है कि अगर आप जो बिडेन की बात करें तो जो बिडेन ने मजीद टफर स्टांस लिया हुआ है देन डोनाल्ड ट्रंप. डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा उन्होंने मजीद टफर स्टांस लिया हुआ है एज फार एज चाइना इज कंसर्न. बट मैं आपको यह बता सकता हूं कि एक दफा ये इलेक्शन वाला सिनेरियो खत्म हो जाए तो रिलेशंस मजीद स्ट्रेन नहीं होंगे, इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे. क्योंकि अभी ये इलेक्शन का सिनेरियो बन रहा है डोमेस्टिक अपील के लिए, वो चाइना के खिलाफ मजीद हार्श पॉलिसीज को अडॉप्ट कर रहे हैं.
चाहे वो पोम्पियो का स्टेटमेंट हो, डोनाल्ड ट्रंप का हांगकांग के ऊपर सिक्योरिटी लॉ हो या दूसरे लॉ हो, ये डोमेस्टिक पॉलिसीज से भी लिंक कर रहे होते हैं। बट एक दफा अगर इलेक्शन होता है तो हमें नजर आएगा कि रिलेशन थोड़े से इंप्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। आसिफ तुफैल, अगर आप सिप्री की स्टैटिस्टिक्स देखें ना, स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो कहते हैं कि आखिरी लास्ट डीके के अंदर पाकिस्तान का यूएस के ऊपर आर्म सेल का इन्फ्लुएंस कम हुआ है और चाइना ने तकरीबन 60 to 68% आर्म नीड्स को पाकिस्तान को कवर किया है। तो करेंटली चाइना इज द बिगेस्ट आर्म डीलर या आर्म एक्सपोर्टर टू पाकिस्तान। विच ब्लॉक इज बेटर फॉर पाकिस्तान? रफीक, हमें अब ये देखना चाहिए कि हमें वो चीज मेंटेलिटी नहीं करनी जो हमने पहले की थी। हमें एक ब्लॉक की तरफ स्टिक नहीं होना, ये बात याद रखना। सीएसएस में हमेशा ये नहीं लिखना एक ब्लॉक, हमें जो है वो क्या बोलते हैं उसको, मल्टी फैसेटेड फॉरेन पॉलिसी की तरफ जाना है। हमें चाइना के साथ रिलेशन भी स्ट्रेंथन करने, हमें यूएस के साथ भी रिलेशन को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो हमें इस तरह की फॉरेन पॉलिसी करनी है। मजहर हुसैन कह रहे हैं सर थैंक यू, यू हैव डन जस्टिस विद टॉपिक, थैंक यू वेरी मच जी मजहर। मतलब काशिफ हुसैन, व्हाई इज यूएस स्ट्रांग ऑन दिस आफ्टर ब्रेक्सिट डील? अभी तुम्हें दिखाया तो यू का, तुम्हें ब्रिटेन की एग्जांपल दी, फ्रांस की दी, जर्मनी की दी, दीज आर द बिग थ्री, बिग टू ऑफ ईयू। अगर आप ब्रिटेन को हटा भी दो तो आपको इससे आइडिया हो जाना चाहिए। इसराइल यूएस डील पे मैं भी बात नहीं करूंगा, वो टॉपिक दूसरी तरफ निकल जाएगा। पाकिस्तान रोल और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी आपके सामने। पाकिस्तान जो है वो यूएस का एलाय नहीं है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में। इंडिया एलाय 2+2 डायलॉग हो गया, कॉमकासा हो गया, STA1 एग्रीमेंट हो गया, सब वो इंडिया के साथ कर रहे हैं। ऑन द अदर एंड अगर आप देखें तो चाइना सब चीज पाकिस्तान के साथ कर रहा है, चाहे वो सीपैक है, वेपन्स की सेल हो गई, या जो है वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स है। चलें जी, हम लेते हैं अभी हाफ एन आवर का ब्रेक। हम जो है वो 7:15 के ऊपर अपनी क्लास दोबारा स्टार्ट करेंगे और हम आज का दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वो है डिक्लाइनिंग डेमोक्रेसी एंड राइजिंग नेशनलिज्म। बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, डिक्लाइनिंग डेमोक्रेसी एंड राइजिंग नेशनलिज्म को इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इंशाल्लाह वी विल मीट आफ्टर द ब्रेक ऑफ 30 मिनट्स। टिल देन अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी इसी इंथुजियाज्म के साथ, इसी इंटरेस्ट के साथ आप लोग जो है वहां पर मौजूद होंगे जी। थैंक यू वेरी मच। हम जो है वो 30 मिनट का ब्रेक लेते हैं जी।